शिव छत्रपति महाराज की। चारों तरफ से मराठा सैनिकों से घिरे काफी देर तक अपने दिमाग में गुणा भाग करने के बाद इनायत खान को कुछ ना सूझा और अंत में उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, बग्गियां दे दो। तानाजी ने इनायत खान के सामने मुस्कुरा दिया और कहा, अपनी सेना को क्यों तकलीफ दे रहे हो? उनसे कहो कि वापस जाने की तैयारियां करें, बग्गियां हम ले जाते हैं। तानाजी चुपचाप वहां से चले गए। इनायत खान के हाथों में अब कुछ ना था। शिवाजी राजे ने अपने नसीब और बुद्धिमत्ता के आधार पर सूरत शहर को जीत लिया। तान्हाजी बाकी बचा 200 किलो खजाना लेकर वापस सूरत की ओर बढ़ गए। शिवाजी राजे की सेना ने सूरत की मुहिम बड़ी वीरता से पूरी की। शिवाजी खुद घायल होने के बावजूद लड़े और माणकोजी को भी बचाया। उनका हाथ भी तलवार के घाव की वजह से खून से लथपथ था। वो उठे पर ये देखकर चिंतित हो गए क्योंकि कुछ मुगल सिपाही जिंदा बच गए थे। उन्होंने फिर मराठा सैनिकों पर हमला कर दिया था। मुगल सिपाहियों का शरीर घायल था। उन्हें मराठा सैनिकों की तलवारों ने लहूलुहान कर दिया था। फिर भी आदेश का पालन करते हुए उन्होंने शिवाजी पर हमला कर दिया था। शिवाजी इस वक्त जख्मी शेर की तरह थे और जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। शिवाजी जैसे ही उठे उन्हें ये पता चल गया कि पीछे से मुगली सिपाही उन पर हमला करने वाले हैं। शिवाजी को खुद से ज्यादा फिरंगोजी और चिमणा जी की फिक्र हो रही थी। जैसे ही मुगल सिपाही ने चिमणा जी पर हमला करना चाहा, शिवाजी ने घायल होने के बावजूद उस सिपाही का सर धड़ से अलग कर दिया। चिमणा जी की जान बच गई। चिमणा जी ने उन सभी मुगल सिपाहियों को मार दिया। साथ में फिरंगोजी भी उनके साथ थे। शिवाजी ने पूछा, ठीक से देख लो कि कोई सिपाही जिंदा तो नहीं बचा। चिमणा जी और फिरंगोजी ने एक बार ठीक से छावनी को जांच लिया। नहीं राजे, अब सब मारे जा चुके हैं। पता नहीं इन मुगल सिपाहियों की पीछे से वार करने की आदत कब जाएगी। माणकोजी ने कहा, सिपाही अपने मालिक के गुलाम होते हैं। वो वही करते हैं जो उसका मालिक उनसे कहता है। पर राजे, हमें खुद को आपका सिपाही कहने में जरा सा भी अफसोस नहीं है। हमें तो गर्व हो रहा है। माणकोजी ने सीना चौड़ा करके कहा, कोई भी मराठा है ना ही स्वराज का। सभी मराठा स्वराज के सेवक हैं और सेवा का मौका उसी को मिलता है जो खुशकिस्मत होता है। सेवा का महत्व रक्षा से भी बढ़कर होता है, क्योंकि रक्षा डर से होती है और सेवा हिम्मत से। तभी सारे मराठा और वीर मराठा कहलाते हैं, ना कि सैनिक या मराठा सिपाही। तभी छावनी में जय मां भवानी का उद्घोष सुनाई दिया। जय मां भवानी, जय मां भवानी। शिवाजी ने अब खुद को थोड़ा सा कमजोर पाकर कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। हाँ राजे, खास बग्गी तैयार है। नहीं, हम बग्गी में नहीं, घोड़े पर ही जाएंगे। लेकिन राजे, शिवाजी ने फिरंगोजी की बात बीच में काट कर कहा, हम जाते समय सारा शहर एक बार देखना चाहते हैं, कहीं किसी निर्दोष को हमारी वजह से तकलीफ ना हुई हो। ठीक है राजे। इतना कहकर फिरंगोजी ने तुरंत सेना को आदेश दिया और बाहर की ओर जाकर सारी सेना को वापस लौटने के लिए तैयार करवाया। शिवाजी बाहर आते वक्त अचानक से रुक गए। तानाजी वापस आए? बस आते ही होंगे राजे, आप चलिए। नहीं, हम उसके बिना वापस नहीं जाएंगे, शिवाजी ने जिद करते हुए कहा। इतना कहकर शिवाजी वहीं पर वापस बैठ गए। कुछ देर शिवाजी वहीं पर बैठे रहे। राजे, आपका इस तरह यहाँ घायल बैठे रहना उचित नहीं है। आप तानाजी हमें यात्रा में साथ मिल जाएंगे। नहीं, इनायत खान डरपोक सेनापति है और डरपोक के पास एक योद्धा का होना बेहद खतरनाक है। हम तानाजी को वापस लिए बिना नहीं जाएंगे और हम आपको हमारे बिना वापस जाने भी नहीं देंगे राजे। एकदम से तानाजी की आवाज आई। तानाजी की आवाज जैसे शिवाजी के लिए मधुर स्वर का काम कर गई। शिवाजी खुश हो गए और अपनी जगह से उठे।
तानाजी दौड़कर शिवाजी तक गए। शिवाजी ने उन्हें गले लगाकर पूछा, इनायत खान ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं राजे। हाँ, अगर उसे तकलीफ हुई हो तो पता नहीं। वो जो खजाना लेकर भाग रहा था अब वो मराठा साम्राज्य का है। शिवाजी को तानाजी पर गर्व महसूस हुआ। इसी बात के साथ मैं वहां से बाहर निकली। राजे के सीने के पास खून लगा हुआ था, उन्हें कोई पट्टी लगा देनी चाहिए। तानाजी ने शिवाजी राजे के सीने पर लगे खून को देखते हुए कहा, ये मेरा खून नहीं है तानाजी, ये शाहीन का खून है। जब उसने हमें दबोच लिया था तो हमने अपने पीठ पर छिपा कर रखे खंजर को बार बार उसके पेट में मारा, पर उसका वजन ज्यादा होने की वजह से वो हम पर ही गिर पड़ा। उसकी पकड़ काफी मजबूत होने की वजह से हम जरा सा बेहोश हो गए थे। हम अभी ठीक हैं। शिवाजी की सवारी अपनी छावनी से निकल पड़ी और जैसा कि शिवाजी ने कहा था उन्होंने वहां जाते हुए सारा मंजर देखा। सारे लोग जो कि मराठा सिपाहियों की बहादुरी और बुद्धिमानी की वजह से जिंदा और सकुशल बचे हुए थे, वो शिवाजी राजे को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। सबने शिवाजी का लोहा मान लिया था। शिवाजी को घोड़े पर बैठे देख कुछ लोग फूलों की वर्षा करने लगे। चारों तरफ शिवाजी राजे की जय जयकार गूंज उठी। इस जन सैलाब को देखकर यह तय हो गया था कि शिवाजी राजे सच्चे योद्धा और सेनापति हैं, जो एक हाथ से दुश्मन का संहार करते हैं और दूसरे हाथ से आवाम को बचाते हैं। तभी शिवाजी को कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत फिरंगोजी से कहा, अरे वो स्मिथ कहाँ है? आपके ठीक पीछे है राजे। शिवाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो तानाजी ने स्मिथ को पीछे की बग्गी में बिठा लिया था। स्मिथ को अब ये समझ आ गया था कि उसने जिस मंसूबे से शिवाजी पर वार किया था वो गलत था। उसे ये भी एहसास हुआ कि जिस शिवाजी ने पहली नजर में हिंसक और जुल्मी माना था वो कितना बड़ा परोपकारी इंसान है। सूरत की लूट को सफलता से अंजाम देने के बाद शिवाजी राजे वापस अपने घर राजगढ़ लौट रहे थे। पूरी मराठा सेना इस बात से खुश थी कि शिवाजी जिंदा हैं। सूरत से राजगढ़ जाते वक्त रास्ते में कुछ दूरी पर कोढ़ाणा का किला आता है। ये भी शिवाजी राजे का ही गढ़ था। शिवाजी ने वहां ना रहते हुए भी वहां की कमान बखूबी संभाल रखी थी। उनका प्रकोप और उनकी शूरता पूरे राज्य में विख्यात थी। आहिस्ता आहिस्ता शिवाजी की सेना राजगढ़ की ओर बढ़ रही थी। तभी शिवाजी राजे को कोढ़ाणा के ठीक सामने के मैदान में एक सेना दिखी। उस सेना ने पीछे की ओर छावनियां बना रखी थीं और आगे की तरफ सिपाही तैनात थे। शिवाजी ये देखकर कौतूहलता से बोले, वहां कौन सी छावनियां बनी हुई हैं? तानाजी और फिरंगोजी के साथ साथ सभी मराठा सैनिक भी कौतूहलता से देखने लगे। किसी ने वहां अपनी छावनी लगवाई है या फिर वहां कोई गलती से जा बैठा है? चिमना जी ने पूछा। पता नहीं तानाजी। फिरंगोजी, आप दोनों वहां जाकर देख कर आइए, वहां कौन सी सेना इतनी तादाद में लश्कर लेकर बैठी है। शिवाजी ने अपने घायल सीने को जरा सा आराम देने के लिए वहीं खेमे लगाने का आदेश दिया। जब तक फिरंगोजी और तानाजी वापस नहीं आते हम यहीं बैठते हैं। तानाजी और फिरंगोजी अपने घोड़े पर वहां जाकर दूर ही से मुआयना करने लगे। ये झंडे तो मराठा नहीं लगते, लश्कर भी मराठा नहीं है फिरंगोजी, तानाजी ने कहा। शिवाजी हर पल की खबर जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तानाजी को कहकर भेजा था कि चप्पे चप्पे को ध्यान से निगरानी में रखना और सब देख कर आना कितने सिपाही कहाँ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तानाजी और फिरंगोजी शांति से जितना नजदीक जा सके वहां का मुआयना करने लगे, पर तभी वहां की सेना के दो सिपाही भी उन्हीं की तरह माहौल को जांचने निकले थे। वो दोनों सिपाही कब तानाजी और फिरंगोजी के सामने आ गए उन्हें पता ही ना चला। उनको देखकर वे सिपाही डर गए। तानाजी ने तुरंत तलवार दिखाकर पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों सिपाहियों ने भी डर कर वही सवाल किया। हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? फिरंगोजी ने एक पल में ही दोनों को डर से कांपते हुए देख लिया। उन्हें लगा कि ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे
तो शायद वो ठीक ठीक कुछ बता भी नहीं पाएंगे। तभी फिरंगोजी ने उन्हें संभालते हुए कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, पर अगर तुमने झूठ बोला तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। दोनों सिपाहियों ने सोचा कि अगर सच बता देंगे तो शायद छोड़ भी देंगे, पर आखिर वो थे मुगल। आदेश का पालन उनकी मजबूरी थी। हम आदेशों से बंधे हुए हैं। तुम लोग शिवाजी के सिपाही हो, अपने शिवाजी से कहो कि वापस लौट जाए। हम कोंढाणा पर हमला करने आए हैं। ये कहकर वे सिपाही गुस्से के साथ उन्हें देखने लगे। तानाजी और फिरंगोजी ये सुनकर हंसने लगे। अरे तान्या, ये मुगल हमें हर जगह मूर्ख क्यों मिलते हैं? ये सुनकर पहले सिपाही ने दूसरे को आहिस्ता से पूछा, ऐसा मैंने क्या कह दिया है? बेवकूफ, तूने हमें अपना मकसद बता दिया है। कोई बात नहीं, डरो मत। एक काम करो, तुम खुद आकर शिवाजी राजे से मिलो और उनसे कह दो कि वो यहाँ से चले जाएं, वरना वो मारे जा सकते हैं। फिरंगोजी ने चाहा कि उन दोनों भोले सिपाहियों के साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें की जाएं। साथ ही शिवाजी ने जैसा कि उन्हें नजर रखने को कहा था, उनकी नजर वहां पर भी गड़ी हुई थी। कोंढाणा का मैदान। दोनों सिपाहियों को लगा कि फिरंगोजी उनकी मदद करना चाहते हैं, पर अपनी मूर्खता वो पहले ही साबित कर चुके थे और तानाजी और फिरंगोजी अब इस बात का जरूर फायदा उठाना चाहेंगे। दोनों सिपाही शिवाजी के पास पहुंचे। साथ में तानाजी और फिरंगोजी भी थे। तानाजी ने शिवाजी से कहा, राजे, ये हैं वो दो सिपाही जिन्हें ये लगता है कि आपको यहां से चले जाना चाहिए, वरना आप मारे भी जा सकते हैं। शिवाजी को ये दोनों सिपाही बड़े ही दिलचस्प लगे। उन्होंने उनसे पूछा, तुम दोनों किस सेना में शामिल हो? राजा जसवंत सिंह की सेना में। और आपका राजा जसवंत सिंह यहाँ क्या कर रहा है? कोंढाणा पर चढ़ाई का इंतजार। शिवाजी के साथ सभी को ताज्जुब हुआ। चढ़ाई का इंतजार क्यों कर रहे हैं? शिवाजी ने पूछा। क्योंकि कोंढाणा में रहने वाले मराठा आत्मसमर्पण करने से मना कर रहे हैं। शिवाजी एकदम से हंस पड़े। और आपको क्या लगता है कि मराठा आत्मसमर्पण कब करेंगे? शिवाजी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, पता नहीं, आज हम फिर से एक हमला करने वाले हैं। उस सिपाही ने इतना कहा और अचानक से मैदान में किले के सामने खड़ी सेना ने किले पर एक गोला दाग दिया। शिवाजी हैरान रह गए। वो गोला किले के अंदर जाकर गिरा। शिवाजी को लगा कि उस मुगल सेना ने हमला कर दिया है। शिवाजी ने उन दोनों से पूछा, तुम्हारे राजा यहाँ किसके कहने पर तैनात हुए हैं? सुल्तान औरंगजेब। सिपाही ने कहा, ये औरंगजेब कभी बाज नहीं आएगा? इतनी देर बात कर लेने के बाद उन दोनों सिपाहियों में हिम्मत आ गई थी। उन्होंने ज्यादा ही हिम्मत दिखाते हुए शिवाजी से कहा, अब तुम अपनी सेना को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी इस किले में डालकर। सिपाही की इस नापाक हिम्मत को देखकर सभी मराठा वीर दंग रह गए। इतनी हिम्मत? फिरंगोजी ने उसको धमकाते हुए शिवाजी ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और बोले, फिक्र मत करो, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। तुम हमें मार नहीं सकते, क्योंकि हम जितने बेवकूफ दिखते हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। इतना कहकर उन दोनों ने तुरंत मराठा सैनिकों पर वार करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उन्होंने आसपास खड़े 5 से 8 मराठा सैनिकों को घोड़ों से गिरा दिया। ने घोड़े पर काबू न रख पाए। शिवाजी भी अपने घोड़े से गिर गए। वो दोनों जैसे बिल्कुल अलग ही किरदार हो गए हों। जो पहले डरे डरे और मूर्ख दिख रहे थे, वो अचानक इतने चालाक और फुर्तीले कैसे हो सकते हैं? शिवाजी को ये सवाल खाए जा रहा था। तुरंत तानाजी और फिरंगोजी ने उन दोनों पर हमला कर दिया, पर उन दोनों ने तानाजी और फिरंगोजी को भी जमीन पर गिरा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी हट रहे थे। शिवाजी उनकी इन हरकतों को देखकर ये समझ गए थे कि वो कोई सामान्य सिपाही नहीं है, बल्कि मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, रुक जाओ। वो दोनों रुक गए। मुगल छावनी में इतने बेहतरीन योद्धा कैसे? क्यों चौंक गए शिवाजी? आपको क्या लगता है कि आप सूरत जाएंगे तो दुनिया को पता नहीं चलेगा? हम पिछले 3 महीने से यहाँ पर छावनियां लगाते जा रहे हैं, पर तुम मराठों को खबर तक नहीं आने दी। हमारी पूरी सेना में आधे से ज्यादा गुरिल्ला सैनिक हैं, कुछ तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। शिवाजी को ये सुनकर विश्वास ही ना हो रहा था। और आपको ये भी बता दें कि वो जो गोला दागा गया है वो आप ही के मान में है।
हम आपका ही इंतजार कर रहे थे और जैसे ही हमारी सेना ने आपकी सेना को आते हुए देखा हम तैयार हो गए। शिवाजी ने मामले को भांपते हुए पूछा। तो वो गोला दरअसल संदेशा है। जी हाँ, और उस संदेश में लिखा है कि शिवाजी राजे ने मुगल सेना के सामने घुटने टेक दिए हैं, तो आप भी समर्पण कर दीजिए। शिवाजी ये बात सुनकर सकपका गए। सिर्फ आप ही दिमागी खेल नहीं खेल सकते शिवाजी, थोड़ा बहुत तो हमने भी आपसे सीख लिया है। शिवाजी जानते थे कि कोंढाणा उनका गढ़ था और अगर वहां के राजा ने गलती से भी ये बात सच मान ली कि शिवाजी ने समर्पण कर दिया है तो उनका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और किसी भी सेना को हराने के लिए उसका आत्मविश्वास तोड़ना जरूरी होता है। शिवाजी को एक पल के लिए ये लगा कि जैसे कोंढाणा उनके हाथों से निकल जाएगा। राजे, आपको कुछ करना होगा, फिरंगोजी ने कहा। शिवाजी सोच में पड़ गए। उन पर अचानक ये आफत आ पड़ी थी, लेकिन पहले तो उन्हें वहां खड़े उन 2 गुरिल्ला योद्धाओं का कुछ करना था। राजा शिवछत्रपती महाराज की। शिवाजी राजे जब सूरत से राजगढ़ जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें ऐसे 2 सिपाही मिल गए जिनकी कल्पना उन्होंने मुगल छावनी में कभी नहीं की थी। उन 2 मुगल सिपाहियों ने उन्हें घोड़े पर से गिरा दिया और साथ ही तानाजी और फिरंगोजी भी उन दोनों को मात देने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके थे। शिवाजी ये देखकर दंग रह गए थे कि आखिर मुगल सिपाहियों ने ऐसी गुरिल्ला युद्ध नीति सीखी कहां से। शिवाजी को नीचे गिरते देख सभी मराठा सैनिकों ने अपने अपने भाले उन 2 सिपाहियों के ऊपर तान दिए। पर अचरज की बात तो ये थी कि वो दोनों सिपाही जो कि पहली बार में देखने पर मूर्ख और डरपोक लग रहे थे, उनके चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं था। मराठा सैनिक भी सोच में पड़ गए थे कि मुगल साम्राज्य में ये कौन सी नई नस्ल पैदा हो गई है। उन दोनों ने मराठा सैनिकों के दिमाग के साथ खेलने की भी कोशिश की। हमने एक ही बार में तुम्हारे 8 सिपाहियों को गिरा दिया, साथ में तुम्हारे महाराज शिवाजी को भी घोड़े से गिरा दिया। सोच लो, अगर हमने आक्रमण करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। वो सिपाही बार बार एक लफ्ज दोहरा रहा था, सोच लो। सोच लो। शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रख्यात थे। वो इस सोच लो वाले लफ्ज पर अपना ध्यान लगाकर सोचने लगे कि आखिर ये बार बार सोच लो पर क्यों भार दे रहा है। तुम हमसे चाहते क्या हो? शिवाजी ने उनसे उनका सही मंसूबा पूछना चाहा। जो आते वक्त ही हमने आपसे कहा यहाँ से चले जाइए वरना बेमौत मारे जाएंगे। सोच लो। ये सुनकर शिवाजी राजे को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और उन दोनों की ओर बढ़ गए। शिवाजी को आते देख उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अचानक से शिवाजी की आंखों में अंगार दिखाई दी। डर से दोनों की बोलती बंद हो गई। शिवाजी ने उन दोनों के पास एकदम नजदीक जाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? अभी अभी सूरत शहर को लूट कर आ रहा हूं। मैंने 150 मुगल सिपाहियों को अपने इन हाथों से मारा है, अकेले। सारा शहर वो मंजर देख रहा था और कोई कुछ ना कर पाया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सुल्तान औरंगजेब बार बार मराठा राज्यों पर क्यों हमले कर रहा है? उसे अपनी काबिलियत पर शक नहीं, उसे शिवाजी राजे का खौफ है। वो जितनी भी मुहिम छेड़ता है सभी का मकसद एक ही होता है, शिवाजी राजे का खात्मा। तो अब तुम सोच लो कि जिस शिवाजी राजे से तुम्हारा सुल्तान भी इतना डरता हो वो तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है, तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा अभी के अभी सोच लो। दोनों सिपाहियों को लगा कि जैसे उनकी बाजी उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। फिर भी उन्होंने मंजे हुए खिलाड़ियों जैसा अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। हम भी 2-2 हाथ करने के लिए वो सिपाही अपना ये वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया और एकदम से तलवार उन दोनों की गर्दन पर एक साथ चल गई। दोनों के धड़ उनके सर से एक पल में अलग हो गए। माहौल में सन्नाटा छा गया। सब हक्के बक्के रह गए।
फिरंगोजी और तानाजी को जैसे चुप्पी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। किसी को कुछ समझ न आया कि आखिर जो सिपाही अपना हुनर इतने शौक से दिखा रहे थे और जिन्होंने एक ही वार में 8 मराठा सिपाहियों को घायल कर दिया था, वो एकदम से कैसे मर गए। शिवाजी राजे ने अपनी तलवार पर लगा खून उन दोनों शवों के कपड़ों से साफ किया। उनकी कटी हुई गर्दन को ताककर शिवाजी ने कहा, दिमागी खेल बहुत खतरनाक होता है पर उसका उपयोग गलत इंसान के सामने जानलेवा हो सकता है। शिवाजी ने अपनी मंडली के सामने देखा तो सब वैसे के वैसे खड़े थे। क्या बात है, पहले कभी मुझे तलवार चलाते हुए नहीं देखा किसी ने? सब जरा से होश में आए। मैं जानता हूं आप सब क्या सोच रहे हैं, यही ना कि जो हम पर आसानी से भारी पड़ सकते थे वो इतनी आसानी से कैसे मर गए। यही फर्क है बाकी दलों में और शिवाजी राजे में। किसी अनजान शत्रु की ताकत जानने के लिए उसका खेल नहीं, उसकी बातें और हरकतें देखना बेहद जरूरी है। पर राजे, ये तो हमने भी देखा। दरअसल हम इन दोनों की हरकतें देखकर ही चौंक गए थे। जब वो हमें चट्टान पर मिले तो घबराए हुए थे और आपके सामने आते ही जैसे उनका डर गायब हो गया। अक्सर लोगों से उल्टा होता है, आपको देखकर सब डर जाते हैं। तानाजी ने कहा, वही बात तो पहचाननी थी। अगर सामने वाला सामान्य तौर तरीके से कुछ अलग हरकत करने लगे तो समझ लो या तो वो मजा हुआ हत्यारा है या फिर दिमाग से खामखा खेलने वाला ढोंगी। और ये दोनों ढोंगी थे। वो बार बार हमें सोच लो कह रहा था। ये हमें सोचने पर मजबूर कर हमारी हिम्मत तोड़ना चाह रहा था ताकि वो यहाँ से आसानी से भाग निकल सके। वो सच में डरपोक ही थे, पर उनको इस तरह से सीख दी गई थी। तभी मराठा सैनिकों को एक बार फिर शिवाजी राजे के साथ यात्रा में सीख मिली। अब इन दोनों के शवों को वापस जसवंत सिंह के पास भेज दो और कह दो कि अगर कोंढाणा जीत जाए तो हमें भी खबर कर दे। शिवाजी मुस्कुराकर अपने घोड़े पर बैठ गए। पर राजे, अगर उसने सच में हमला कर दिया तो? बहिर्जी ने थोड़ा सा चिंतित होकर पूछा। वो नहीं करेगा। अगर उसे हमला करना होता तो एक गोला दाग कर तसल्ली नहीं करता। पर राजे, इन दोनों ने तो कहा कि उस गोले में संदेशा है आपके समर्पण का। यही दिमागी खेल तो ये खेलना चाहते थे। ये हमारी ही बनाई हुई तरकीब है। आसपास चल रहे माहौल को अपना हथियार बनाकर सामने वाले को चित्त कर देना। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि सेना ऐसा कोई गोला दागने वाली है। इसलिए जब गोले से हमला हुआ तो ये दोनों भी जरा से चौंक गए थे। आपकी बात तो सही लग रही है राजे, फिरंगोजी ने कहा। हाँ, पर एक बात समझ नहीं आई कि आखिर एक गोला दाग कर ये जसवंत सिंह करना क्या चाहता है। फिरंगोजी ने सवाल किया। वो तो हमारी भी समझ के बाहर है। खैर चलो आगे बढ़े, इन दोनों शवों को भिजवा दो। शिवाजी ने जाते जाते जसवंत सिंह की सेना की तरफ देखा, जैसे कि वो कुछ भांप रहे हों। अब शिवाजी सैनिक अपने घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता वहां से रवाना कर रहे थे। 2 मराठा सैनिक उन 2 शवों को लेकर जसवंत सिंह की छावनी तक पहुंचे। जसवंत सिंह के पहरेदार ने कहा, राजा साहब, शिवाजी राजे की ओर से 2 सिपाही हाथ में कोई सामान लेकर आए हैं। जसवंत सिंह को लगा कि शायद शिवाजी ने शांति संदेश भिजवाया होगा। आने दो उन्हें। दोनों मराठा सिपाही अंदर आए। जसवंत सिंह की छावनी में देखा तो सारी छावनी अलग अलग नक्शों से सजी हुई थी। उन सिपाहियों ने कुछ ही पलों में छावनी को देखकर सब कुछ समझ लिया। उन 2 सिपाहियों में से एक चिमणा जी थे। यहाँ वहां क्या देख रहे हो? जसवंत सिंह ने चिंतित स्वर में पूछा। आपने अपनी छावनी काफी सजा कर रखी है, काफी लंबा सोचा है आपने। जसवंत सिंह को लगा कि शिवाजी राजे के सिपाही भी उन्हीं की तरह शातिर दिमाग होंगे। जसवंत सिंह तुरंत उठ गए और दोनों से कहा, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। दोनों मराठा सैनिक जरा सा हंस दिए। आप डरिए मत, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे कि आपने इतनी तैयारियां कर रखी हैं। जसवंत सिंह ने नकली मुस्कान दी और वो जरा और घबरा गया। उसने और बेचैनी में कहा, आइए बाहर चलकर बात करते हैं, खुली हवा में। चिमणा जी और दूसरा सिपाही ये नजारा लुत्फ उठाते हुए देख रहे थे। उन्होंने जसवंत सिंह के पीछे जाने का फैसला किया। जसवंत सिंह उन्हें अपनी छावनी से कुछ दूरी पर लेकर आए और बात शुरू की। कहिए,
हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? खिदमत तो हमने आपकी कर दी है, चिमना जी ने कहा। क्या मतलब? चिमना जी के साथ लाए 2 पोटले जसवंत सिंह के सामने धर दिए। ये क्या है? आपकी खिदमत, चिमना जी ने कहा। जसवंत सिंह ने वो पोटले हाथ में लिए तो काफी भारी प्रतीत हुए। पोटले हाथ में लेते ही वो उनके वजन की वजह से नीचे झुक गए। जसवंत सिंह चौंक पड़े। इतना भारी? जसवंत सिंह को बाहर से ये पता ना चल रहा था कि अंदर 2 कटे हुए सिर हैं, क्योंकि चिमना जी लाल रंग के पोटले में वो लेकर आए थे ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें कुछ ऐसा है। जरा खोलकर देख लीजिए। भारी है, मतलब आपके काम का ही होगा, चिमना जी ने बात को तूल देते हुए कहा। जसवंत सिंह ने पोटले खोले और अंदर झांक कर देखा। अंदर देखते ही वो झटके से उठा और 2 कदम पीछे हो गया। ये तो हमारे सिपाहियों के शव हैं। सही पहचाना, आप ही के सिपाहियों के शव हैं। ये आपको कहाँ मिले? वहां चट्टान पर। किसने मारा इन्हें? चिमना जी हंस पड़े। आपको क्या लगता है हम आपके संदेशवाहक हैं कि कोई लावारिस पड़ी लाशें आपको आपके हवाले कर जाएंगे? जसवंत सिंह समझ गया कि ये काम मराठा सैनिकों का ही होना चाहिए। आपने मार दिया इन्हें? चिमना जी ने हामी भरी। पर क्यों? क्योंकि वो हमें मारना चाहते थे। आपको एक मशवरा देते हैं जो कि शिवाजी राजे हमें हमेशा देते हैं। जब आपको ये पता ना हो कि आपकी ताकत कितनी है और कितना विस्तार कर सकती है, तो उस ताकत को खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। कहीं इधर उधर हो गई तो तितर बितर भी हो सकती है। तो आगे से ध्यान रखें कि आपके कितने सिपाही कहाँ कहाँ आपके लिए पहरा दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि काम आपके लिए करें और मरें अपने लिए। जसवंत सिंह सुन्न हो गया। पर इतनी बारीकी से गला काटने वाला है कौन आपके दल में? वीर मराठा शिवाजी राजे। क्या शिवाजी राजे कहीं आसपास हैं? थे, अब निकल चुके हैं। अफसोस, जिन्होंने शिवाजी से मिलकर खुद को धन्य बना लिया वो खुदा को प्यारे हो गए। वैसे ही हैं हमारे शिवाजी राजे। उनसे मिलने के बाद जो उनके साथ रहता है वो जीते जी स्वर्ग पाता है, और जो साथ नहीं देता वो फिर सीधा स्वर्ग में चला जाता है। दोनों ही मौकों में इंसान जाता तो स्वर्ग में ही है। आसपास खड़े सभी मुगल सिपाही ये सुनते रहे। शिवाजी राजे का करिश्मा ही ये था, जो भी उनके बारे में सुनता वो सुनता ही रहता। चिमना जी वापस मुड़कर जाने लगे, पर अचानक रुक कर मुड़े और जसवंत सिंह से पूछा, वैसे राजा साहब, कोंढाणा पर चढ़ाई की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जसवंत सिंह पूरी तरह से सकपका गया। चिमना जी तंज के साथ हंस दिए और अपने साथी के साथ चले गए। शिवाजी राजे अपने गढ़ की ओर बढ़ चुके थे। कुछ ही देर बाद चिमना जी भी उनके साथ आ गए। क्या खबर है चिमना जी, कैसी रही मुलाकात? दिलचस्प रही राजे। आपके साथ रहकर हमने भी बातों से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। शिवाजी ने मुस्कान देकर बात को समर्थन दिया। शिवाजी राजे अब राजगढ़ जाकर वहां जीजाबाई की गोद में सोना चाहते थे। जरा से थक चुके थे। उन्हें अपनी माँ साहिब की याद आ रही थी। सारी रात मराठा सेना चलती रही। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही राजगढ़ दिखने लगा। शिवाजी ये देखकर खुशी के साथ मुस्कुराए। चलो, घर आ गया, शिवाजी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। शिवाजी राजे और सभी मराठाओं का राजगढ़ में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। फूलों की वर्षा की गई। शिवाजी राजे और स्वराज की जय जयकार बुलवाई गई। शिवाजी राजे ने लोगों को भय में ना डालने के लिए अपनी खून से सनी छाती पर दूसरा बख्तर पहन लिया था। सबको यूं लगा कि शिवाजी राजे जैसे गए थे वैसे ही दुरुस्त लौटे हैं। उन्हें एक भी खरोंच नहीं आई। एक तरफ जहां सब शिवाजी को ही देख रहे थे, तो दूसरी ओर शिवाजी की आंखें केवल एक इंसान को ढूंढ रही थी, माँ जीजाबाई। उनका स्वागत किया गया, पर जीजाबाई कहीं नहीं दिखाई दी। शिवाजी ने दरवाजे पर खड़े दरबानों से पूछा, माँ कहाँ है? कोई कुछ नहीं बोल पाया। शिवाजी को ये बात रास ना आई। उन्होंने फिर पूछा, माँ साहब कहाँ है? माँ साहब ने खुद को सती बनाने का फैसला कर लिया है। जब से आप गए तब से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ना किसी से मिल रही हैं और ना ही किसी को अंदर आने दे रही हैं। शिवाजी बौखला गए। ये कैसा निर्णय?
उन्होंने हमारे आने की भी राह न देखी। पता नहीं राजे, हमने समझाने की कोशिश की, पर शायद वो आप ही के आने की राह देख रही थी। शिवाजी राजे तुरंत मां साहब के कमरे की ओर बढ़ गए। उन्होंने कमरे के बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, माँ, हम हैं शिवबा, दरवाजा खोलिए। शिवाजी ने एक पल राह देखी, पर भीतर से कोई आवाज ना आई। उन्होंने फिर कहा, माँ, माँ, दरवाजा खोलिए माँ, हम हैं शिवबा। पर अंदर से कोई आवाज ना आ रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जीजाबाई बाहर निकली। उनको देखकर शिवाजी चिंतित हो गए। जीजाबाई का चेहरा जरा सा मुरझाया हुआ था। कुछ दिनों से खाने पीने में कमी की वजह से उनका चेहरा ऐसा लग रहा था। मां साहेब, ये क्या? हम युद्ध पर क्या चले गए? आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और वो भी हमें बिना बताए। मां साहेब ने शिवाजी को अंदर कमरे में बिठाया और कहा, तू अब मेरी इतनी चिंता मत कर। ये निर्णय मैंने किसी भी तरह के दबाव में नहीं लिया, खुद से फैसला लिया है। सती होना तो हर स्त्री का भाग्य होता है। शिवाजी को अपनी मां की चिंता होने लगी। उन्होंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और उन्हें काफी दिनों बाद जैसे सुकून का एहसास हुआ। कुछ देर बाद ही तान्हाजी ने अचानक दरवाजे पर दस्तक दी। शिवाजी के सुकून का बांध अचानक से टूटा। वो दरवाजे पर आए। तानाजी फिक्रमंद लग रहे थे। क्या हुआ तानाजी? एक बुरी खबर है। क्या? जसवंत सिंह ने कोंढाणा पर हमला कर दिया है। चिंता मत करो, किले को कुछ नहीं होगा। पर आजे, उसने किले के पूर्वी हिस्से पर गोले दाग दिए हैं और पूर्वी दरवाजा टूट गया है। शिवाजी चौंक गए। दरवाजा टूट गया? मतलब किले में मुगल सेना किसी भी वक्त घुस सकती है? शिवाजी को एक जीत के बाद फिर से मुसीबत दस्तक देती हुई दिख रही थी। राजा शिव छत्रपति महाराज की। शिवाजी राजे महाराज साहब के निधन और मां के सती होने के निर्णय से भावुक और दुखी थे। पर हर वीर की जिंदगी हमेशा दो किनारों को एक साथ लेकर चलती है। जिस पल शिवाजी अपनी मां के साथ कुछ कीमती पल बिता रहे थे, उसी वक्त उन्हें यह खबर मिली कि मुगलों से ताल्लुकात रखने वाले जसवंत सिंह ने कोंढाणा पर हमला कर दिया है। शिवाजी राजे अपनी मंडली के साथ युद्ध सभा में थे और रणनीति पर विचार कर रहे थे। बिरंगो जी, मुझे ठीक ठीक बताओ कि वहां के हालात क्या हैं। जसवंत सिंह पिछले 4 महीनों से कोंढाणा के सामने अपनी छावनी लगाकर बैठा था राजे। वो बार बार हमें कोंढाणा से हट जाने के संदेश भिजवा रहा था, पर हमारे दल वहां से हटे नहीं। कई बार जसवंत सिंह का पैंतरा उसी पर उल्टा ही पड़ गया है। पर इन 6 महीनों में उसने किले के इर्द गिर्द अपने सिपाही भेजकर जांच करवा ली थी और किले को किस दिशा से सेंध लगा सकते हैं वो उसने तय कर लिया। मतलब कि जसवंत सिंह ये 4 महीने दरअसल हमला करने नहीं, हमारी कमजोर कड़ी को जानने आया था, ताकि वक्त आने पर उसे दबाया जा सके। जी राजे, हमें तो लगता है कि हमें तुरंत सीधा वार कर देना चाहिए। ऐसा वार जो कि मुगल सेना की पूरी हिम्मत ही तोड़ दे। वो भी यही चाहते होंगे तानाजी कि हम हमला कर दें और वो हमसे युद्ध करें, ताकि हमें युद्ध में अटकाकर वो पूर्वी दरवाजे से अंदर घुस सके। गढ़ की तोपें तैयार करवाओ। हम सीधा उस मैदान पर निशाना साधेंगे जहां पर जसवंत सिंह ने अपनी छावनी लगाई है। तुरंत ही तानाजी और येसाजी ने गढ़ के ऊपर जाकर तोपें तैयार कर लीं और जसवंत सिंह की छावनियां और उसकी सेना को निशाने पर रख लिया गया। कोंढाणा राजगढ़ के सामने की ओर था और इस दिशा में देखें तो जसवंत सिंह की पीठ के पीछे राजगढ़ था। जसवंत सिंह शायद ये भूल गया है कि अगर आगे से मराठा पर वार करोगे तो पीछे खड़ा मराठा उसे छोड़ेगा नहीं। शिवाजी ने तोप को आग देते हुए कहा, धड़ाम। तोप के गोले दागने शुरू हो गए। सभी तोप के गोले जाकर ठीक मैदानी इलाके और वहां लगी छावनियों को निशाना बना रहे थे। जसवंत सिंह की सेना में अफरा तफरी मच गई। सबको पीछे आ रही मुसीबत के बारे में पता ही ना था। शिवाजी ने अंधाधुंध गोले दाग दिए। जसवंत सिंह की सेना तहस नहस होना शुरू हो गई। सरदार, राजगढ़ से हम पर हमला हो रहा है। काफी देर तक गढ़ से तोपें चलती रहीं। कुछ देर बाद अचानक से तोपें रुक गईं। जसवंत सिंह की आधी से ज्यादा छावनियां
और असलहा बर्बाद हो चुका था। जसवंत सिंह ने गढ़ की तरफ देखा और मेहरबानी भरी नजरों से तकने लगा कि अब कोई हमला ना हो। तभी एक गोला फिर छूटा और जसवंत सिंह की छावनी के पास आकर गिरा। सब डर गए। जसवंत सिंह हैरान रह गया। उसे लगा कि इस गोले से कोई जान हानि नहीं हुई, पर गौर से देखा तो उस गोले के साथ एक संदेश था। जसवंत सिंह ने उस गोले को पास से देखा तो उसमें एक छेद था। युद्ध में अक्सर राजा महाराजा ऐसे बनावटी तोप के गोले रखा करते थे ताकि दुश्मन को पैगाम भिजवाया जा सके। जसवंत सिंह समझ गया था कि ये शिवाजी राजे का पैगाम है। वो डर कर उस कागज को खोलने लगा। कागज खोलकर उसने पढ़ा, जैसे तुम्हारे सिपाही हमारी रणनीति हम ही से सीखकर हम ही को चित्त करना चाहते थे, उसी तरह हमने भी तुम्हारी रणनीति तुमसे सीखी है और तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। आत्मसमर्पण कर दो और चुपचाप अपनी सारी संपत्ति मराठा सैनिकों को देकर चले जाओ, वरना तुम्हारी इस एक गलती की वजह से तुम ना जाने कितने ही मुगलों की मौत के जिम्मेदार बनोगे। अगर ये बात मंजूर हो तो इस गोले को वापस गढ़ पर दाग देना। इस कागज के साथ हम समझ जाएंगे कि तुमने समर्पण कर दिया है। जसवंत सिंह को गुस्सा आ गया। उसे ये पता चल गया कि उनके दोनों तरफ दुश्मन खड़ा है, एक तरफ कोंढाणा तो दूसरी तरफ राजगढ़। अब अगर उसने एक भी गुस्ताखी की तो अपनी जान गंवा सकता है। जसवंत सिंह ने अपने सिपाहियों से कहा, ये गोला उठाओ, इसी चिट्ठी के साथ वापस राजगढ़ पर दाग दो। पर सरदार, वहां से वापस हमला हुआ तो? अगर नहीं दागोगे तो हमला होगा, अब दागो। उस गोले को उठाया गया तो कम से कम 4 आदमी लगे, क्योंकि शिवाजी ने उस गोले का निर्माण कुछ खास ढंग से करवाया था। उसका वजन बढ़ाकर शिवाजी ने दुश्मन को परेशान करने की तरकीब सोच निकाली थी। जसवंत सिंह ने अपनी सबसे बड़ी तोप मैदान के सबसे अगले भाग में लाकर तैनात कर दी। इस तरफ कोंढाणा की ओर से देख रहे मराठा सिपाहियों को लगा कि जसवंत सिंह की सेना राजगढ़ पर हमला करने वाली है। कोंढाणा से तुरंत आदेश आया कि उस तोप को तुरंत तबाह कर दिया जाए। धड़ाम एक आवाज आई कोंढाणा की ओर से और जसवंत सिंह के होश उड़ गए। वो गोला सीधा आकर उसकी तोप के पास गिरा और तोप तबाह हो गई। जसवंत सिंह के डर की अब कोई सीमा ना रही। मराठा सेना से निपटना मुश्किल होता जा रहा है। कोई कोंढाणा में पैगाम भिजवाओ कि हम राजगढ़ पर हमला नहीं कर रहे हैं। शिवाजी राजे के कहने पर संदेशा वापस भेज रहे हैं। तुरंत एक सिपाही अपने घोड़े पर कोंढाणा की ओर दौड़ गया। इस तरफ राजगढ़ में शिवाजी राजे और मंडली इस बात का लुत्फ उठा रही थीं कि किस तरह से जसवंत सिंह की दोनों तरफ से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जसवंत सिंह ने तुरंत दूसरी तोप लाने का हुक्म दिया। बड़ी मुश्किल से दूसरी तोप लाई गई। जल्दी से ये गोला उसमें भरो और दागो, इससे पहले कि फिर से कोंढाणा से कोई गोला हमारी बेशकीमती तोप को तबाह कर दे। मुगल सिपाहियों ने तोप लाकर उस गोले को उठाया और तोप में डाल दिया। इधर कोंढाणा के सिपाहियों को फिर से लगा कि जसवंत सिंह बाज नहीं आ रहा है, पर इससे पहले कि वो फिर से गोले दागे, जसवंत सिंह का दूत वहां पहुंच गया और शिवाजी राजे की बात बताई। वहां के सेनाध्यक्ष को पहले तो ये बात हजम नहीं हुई। क्या? शिवाजी राजे ने कहा, अगर आत्मसमर्पण करना है तो गोला वापस दाग कर भेज दो। हाँ हुजूर, जसवंत सिंह के दूत ने कहा। और अगर ये बात झूठ निकली तो? मौत तो वैसे भी हमारे सर पर ही है हुजूर। हमें एक मौका जिंदगी का दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर हमने वक्त पे ये गोला नहीं दागा तो राजगढ़ से फिर से हमला शुरू हो जाएगा। हमारी आधी से ज्यादा छावनियां तबाह हो चुकी हैं, दूत ने चिंतित स्वर में कहा। कोंढाणा के सेनाध्यक्ष ने एक पल के लिए ये सोचा, पर इससे पहले कि वो कोई फैसला ले पाते, जसवंत सिंह की तोप ने शिवाजी का भेजा हुआ गोला राजगढ़ पर दाग दिया। शिवाजी राजे बड़े आराम से उस गोले का इंतजार कर रहे थे, पर जसवंत सिंह की तोप की श्रेणी के सामने राजगढ़ की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। वो गोला हवा में उछला और राजगढ़ के सबसे नीचे वाले दरवाजे पर जाकर लगा। शिवाजी राजे और मराठा दल ये देखकर हंस पड़े। राजे, इनके पास तो तोपें भी ऐसी नहीं हैं कि राजगढ़ तक आ सकें, और ये कोंढाणा जीतने आए थे। सब एक साथ हंस दिए।
शिवाजी भी मुस्कुरा दिए। इस तरफ जसवंत सिंह किसी लाचार और बेबस सिपाही की तरह शिवाजी राजे से मन ही मन ये अनुरोध कर रहा था कि ये गोला स्वीकार करें और हमारी जान बख्शें। येसा जी, वो गोला हम तक पहुंचाओ। जी राजे। येसा जी 2 सिपाहियों को लेकर राजगढ़ के दरवाजे तक गए और गोले को उठाकर शिवाजी तक पहुंचाया। राजे ने वो गोला देखा। वो चिट्ठी थोड़ी सी फटी हुई पहुंच गई थी। शांति परचम लहरा दो, शिवाजी ने आदेश दिया। राजगढ़ से सफेद शांति परचम लहराया गया। जसवंत सिंह ने राहत की सांस ली और अपनी सेना से कहा, अमन का परचम लहरा दो। जसवंत सिंह की सेना की ओर से भी सफेद झंडा लहराया गया। कोंढाना के सेनाध्यक्ष को पता चल गया कि शिवाजी राजे ने ये युद्ध को जीत लिया है और जसवंत सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कोंढाना से भी शांति परचम लहरा दिया गया। जसवंत सिंह ने सेना से कहा, जितने भी बचे हैं सब वापस चलो और जो भी शहीद हुए हैं उन्हें भी ले चलो। आगे किसी मैदान में दफना देंगे। पर सरदार, इन्हें यहीं दफना दें तो? नहीं, सुल्तान ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सिपाही दुश्मन की सरजमीन पर दफनाए जाएं। जो हुक्म सरदार, जसवंत सिंह के सिपाही ने जवाब दिया और राहत कार्य में लग गया। जसवंत सिंह की सेना वहां से निकल चुकी थी और अपने देश वापस लौट रही थी, पर जैसे ही उन्होंने कोंढाना की सरहद पार की, उन्हें रास्ते में शिवाजी राजे की सेना मिली। जसवंत सिंह ये देखकर घबरा गया। ये क्या? शिवाजी राजे ने कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया था? वहां हमें आत्मसमर्पण करवाकर यहां चुपके से हमारा खात्मा करना? जसवंत सिंह की सेना वहीं रुक गई। शिवाजी राजे की सेना में खुद शिवाजी थे, साथ ही तानाजी, फिरंगोजी और येसाजी भी थे। जसवंत सिंह को रुका हुआ देखकर शिवाजी राजे अकेले ही जसवंत सिंह की ओर बढ़े। बाकी सब वहीं पर रुके रहे। शिवाजी राजे ने जसवंत सिंह के पास आकर पूछा, आपकी एक और मदद चाहते हैं क्या? जसवंत सिंह ने कौतूहलता के साथ पूछा। हमें आप ये बताएं कि इस वक्त मुगल छावनियां किन किन जगहों पर हैं? एक तो आप ही के सामने तैनात थी शिवाजी, आपने वो तो तबाह कर दी। हम और जगहों की बात कर रहे हैं। हमें ये बताओ कि औरंगजेब ने कहां कहां अपना दरबार सजा कर रखा है? शिवाजी ने जरा से कड़क स्वर में पूछा। जसवंत सिंह ये सवाल सुनकर चौंक गया। उसे लगा कि शायद शिवाजी उससे कोई जानकारी उगलवाना चाहते हैं। वो बौखला गया। आप ये क्यों जानना चाहते हैं? जसवंत सिंह ने हिम्मत कर पूछ लिया। क्योंकि हम आपको जिंदा छोड़ने वाले हैं, इसलिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपने हमें ये जानकारी दे दी तो आप यहाँ से सकुशल निकल सकते हैं, और अगर नहीं दी तो फिर शायद आपका जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जसवंत सिंह ने एक पल के लिए शिवाजी के पीछे देखा तो उसके 3 वीर मराठा के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। जसवंत सिंह ने कहा, आप 4 हैं, हम अभी भी 400 बचे हैं। आपको क्या लगता है, आप 4 हम 400 पर भारी पड़ सकते हैं? हम 5 आपके 5000 पर भारी पड़े थे कुछ देर पहले। इतना जल्दी भूल गए? वो बात अलग है। अपने घर में बैठकर तो कोई भी हमला कर सकता है, उसमें कौन सी बहादुरी है? हिम्मत हो तो हम 400 को यहाँ हरा कर दिखाओ तो समझें कि तुम सच्चे वीर हो। शिवाजी ने एक तंज देकर सांस भरी और पीछे मुड़कर तानाजी समेत बाकियों को देखा। एक मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। शिवाजी ने जसवंत सिंह को देखकर कहा, आपको तो यही लगता है ना कि वीर का अर्थ है जो बस लड़कर जीते? और क्या मतलब हो सकता है एक वीर की वीरता का? जसवंत सिंह ने पूछा। तो फिर आज जरा आपके ज्ञान में इजाफा कर देते हैं जसवंत सिंह। वीर वो होता है जो अपनी मातृभूमि को न सिर्फ बल युद्ध में बचा कर रखे बल्कि बुद्धि से भी उसकी रक्षा करे। इतना कहते ही 2 बाण सटाक से आसपास की झाड़ियों से छूटे और जसवंत सिंह के 2 सिपाहियों को ढेर कर दिया। जसवंत सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पूरी सेना घबरा गई। आसपास क्या है? जसवंत सिंह ने घबराते हुए पूछा, लेकिन शिवाजी राजे ने उसकी बात को अनसुना कर अपनी बात बयां करते रहे। वीर वो होता है जो खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचे और उसका ख्याल खुद से पहले रखे। फिर से 2 बाण झाड़ियों से छूटे और 2 मुगल सिपाहियों को ढेर कर दिया। ये क्या हो रहा है? जसवंत सिंह अब बौखलाने लगा था। उसे पता चल गया था कि शिवाजी ने कोई गहरा जाल बिछाया है। शिवाजी ने अपनी बात जारी रखी। वीर वो होता है जसवंत सिंह
जो किसी भी कीमत पर अपनी आन बान और शान को बचाए रखे, चाहे फिर उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर से 2 बाण छूटे और 2 और सिपाही ढेर हो गए। जसवंत सिंह की सेना पूरी तरह से बौखला गई थी। एक और आखिरी बात शिवाजी ने कहा, वीर वो होता है जो सबसे पहले अपने देश से प्यार करे, फिर अपने समाज से प्यार करे, फिर अपने परिवार से प्यार करे, और आखिर में अगर उसमें जान बच जाए तो खुद से थोड़ा बहुत प्यार जता सकता है। शिवाजी का ये वाक्य पूरा होते ही जसवंत सिंह चिल्ला उठा, बस 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 करो शिवाजी, हम वैसे भी काफी सिपाही खो चुके हैं, थोड़ी सी मेहरबानी करो हम पर। तो फिर हमारे सवाल का जवाब दे दो, औरंगजेब ने कहां कहां अपनी छावनियां बना रखी हैं। जसवंत सिंह के पास अब कोई और चारा ना था। उसने कहा, अहमदनगर और औरंगाबाद, ये 2 मुख्य छावनियां हैं। इसके अलावा कई छोटी छावनियां हैं जहां से मुगल ताकत में इजाफा किया जाता है। शिवाजी ने एक पल जसवंत सिंह को देखा। जसवंत सिंह को लगा कि शायद शिवाजी को उस पर भरोसा नहीं बैठ रहा। हम सच बोल रहे हैं, यही 2 मुख्य छावनियां हैं। हमें पता है, शिवाजी ने कहा। जसवंत सिंह चौंके। आपको पता है तो फिर हमसे क्यों पूछा और हमारे सिपाहियों को क्यों मारा? हम ये तसल्ली करना चाहते थे कि मैंने जो सुना है वो सच है या नहीं, क्योंकि हम तुम्हारी तरह बिना सोचे समझे हमला करके दुश्मन के जवाब का इंतजार नहीं करते हैं। हम सीधा हमला करते हैं, सटीक हमला करते हैं। जसवंत सिंह को शिवाजी की इस बात से काफी गुस्सा आया। उसने तुरंत अपना धनुष बाण निकाल लिया और शिवाजी की तरफ तान दिया। शिवाजी जसवंत सिंह के काफी नजदीक थे। जसवंत सिंह के एक वार से शिवाजी राजे की जान जा सकती थी। तुम सुल्तान की छावनियों पर हमला तब कर पाओगे जब यहां से जिंदा जाओगे, जसवंत सिंह ने कहा। पीछे खड़े तानाजी, फिरंगोजी और येसाजी ये देखकर घबरा गए। शिवाजी भी 2 पल के लिए सुन्न हो गए। फिर जसवंत सिंह ने कहा, तुम्हारे बाण जहां से भी आ रहे हैं उससे ये दूरी काफी कम है। आखिरी चंद पल हैं तुम्हारे पास शिवाजी। कोई आखिरी ख्वाहिश? शिवाजी के ठीक सामने मौत आकर खड़ी हो गई थी। राजा शिवछत्रपती महाराज की। राजे इस वक्त अपनी मौत के सामने खड़े थे। जसवंत सिंह ने उन पर बाण तान कर रखा था और किसी भी पल बाण राजे को भेज सकता था। राजे जिस मकसद से जसवंत सिंह से मिलने आए थे वो ये था कि उन्हें औरंगजेब की सारी वर्तमान छावनियों के बारे में जानना था, ताकि वो आगे की योजनाओं पर काम कर सकें। क्यों शिवाजी राजे, चला दें बाण? जसवंत सिंह ने हाथ में धनुष बाण लिए जरा घमंड से पूछा। कहाँ मारेंगे ये बाण? शिवाजी ने पूछा। ठीक आपके माथे पर, जसवंत सिंह ने कहा। नहीं, सीधा सीने पर मारिए। क्या? जसवंत सिंह ने चकित होते हुए पूछा। हाँ, मेरा मस्तक आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही काम आता है, मातृभूमि के आगे झुकने के लिए। उसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे शिवाजी। ये वही मस्तक है ना जो हजारों दिमागी खेल बुनता है। तो इस माथे को ही निशाना बनाकर क्यों ना वो सारा खेल खत्म कर दूं? फायदा नहीं है। क्या मतलब? जसवंत सिंह ने पूछा। तुमने मराठाओं के बारे में अभी ठीक से जाना नहीं है। मराठा एक ही औजार से चलता है, वो है जिगर, और वो ऊपर नहीं, यहाँ बीच में होता है। अगर मस्तक काटोगे तो हमारा धड़ भी लड़ेगा। यही मराठा की पहचान है, शिवाजी ने जवाब दिया। तो इस पहचान को मिटा देते हैं। इतना कहते हुए जसवंत सिंह ने एक बार बाण को कस लिया और चलाने ही वाला था कि शिवाजी ने फिर कहा, पर फिर तुम्हारे उस सुल्तान का क्या होगा जिसे हमसे इतनी नफरत है? नफरत तो दिल में होती है ना, और दिल भी ऊपर नहीं, यहाँ होता है, बीच में। उफ, बस भी करो, बातें बनाना बंद करो शिवाजी। मौत सामने देखकर भी तुम अपना मुंह और दिमाग बंद नहीं कर सकते। ये वीरता नहीं,
मूर्खता है। ठीक है, तो निशाना लगा लिया? हाँ, जसवंत सिंह ने कहा। तैयार हो? बिल्कुल। तो फिर किस बात की राह देख रहे हो? राजे ने यह कहा और एक साथ 400 बाण झाड़ियों से छूट पड़े और जसवंत सिंह के पीछे खड़ी पूरी मुगल सेना को एक ही बार में ढेर कर दिया। जसवंत सिंह एक साथ 400 बाणों की इस खौफनाक वर्षा से कांप गया। वो धनुष बाण पकड़े वहीं सुन्न हो गया। उसका ध्यान शिवाजी पर नहीं, पीछे की ओर चला गया। उसने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पूरी सेना लगभग ढेर हो चुकी थी। उसका दिल वहीं बैठ गया। उसके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई थी। उसने वापस मुड़कर शिवाजी की ओर देखा तो शिवाजी के साथ साथ तानाजी, फिरंगोजी और येसाजी भी जसवंत सिंह के सामने बाण ताने हुए खड़े थे। एक ही पल में सारी बाजी शिवाजी ने उल्टी कर दी। जसवंत सिंह की पकड़ अपने बाण से ढीली होती चली गई। उसे ये एहसास हुआ कि जैसे उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई हो। ये सब क्या था? जसवंत सिंह ने डरते हुए पूछा। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना और किसे आदेश दे रहे थे? जसवंत सिंह ने डरते हुए पूछा। शिवाजी ने एक सीटी बजाई और जसवंत सिंह को घेर कर पूरे 300 मराठाओं की सेना झाड़ियों से बाहर आकर खड़ी हो गई। हम इन्हें आदेश दे रहे थे जसवंत सिंह, शिवाजी ने कहा। जसवंत सिंह हक्का बक्का रह गया। शिवाजी के इस दिमागी खेल के सामने तो पूरी कायनात चित्त हो चली थी। ये कैसे किया तुमने? जसवंत सिंह ने कौतूहलता से पूछा। पहले अपना धनुष बाण फेंको, फिरंगोजी ने कड़क स्वर में कहा। जसवंत सिंह के पास कोई चारा ना होने के कारण उसने अफसोस के साथ वो धनुष बाण फेंक दिया जो कि मराठा सैनिकों ने तोड़ दिया। शिवाजी ने कहना शुरू किया। किसी भी सेनापति का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वो जिस सेना को साथ लेकर चल रहा है उसके साथ अपना तालमेल बिठाए। कोई भी सेनापति अकेला कोई जंग नहीं जीत सकता। एक अच्छी फौज के साथ ही उसकी हर एक योजना कामयाब होती है। सेनापति चाहे जितना भी बाहोश और होशियार हो, पर अगर उसके पास बुज़दिल सेना हुई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेनापति का पूरा आसरा उसकी सेना पर होता है, इसीलिए उसे सेनापति कहा जाता है। जो सेना का नेतृत्व एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक सैनिक की तरह अपने सभी साथी सैनिकों की खूबियों को ठीक ठीक इस्तेमाल करने के साथ लड़े। पर तुमने इन्हें ये सब सिखाया कैसे? ये मराठा साम्राज्य के गुरीला सैनिक हैं जसवंत सिंह, इन्हें मैंने बरसों से संभाला है, राजे ने जवाब दिया। पालते तो हम भी हैं सिपाहियों को, पर इतना नहीं। वही तो फर्क है, तुम पालते हो, हम संभालते हैं। पाला प्राणी को जाता है, इंसान को संभाला जाता है, राजे ने कहा। तानाजी, फिरंगोजी और बाकी सारी सेना एक टूक शिवाजी के इस ज्ञान के प्रदान को बड़े लुत्फ के साथ आत्मसात कर रही थी। वो साथ ही साथ जसवंत सिंह को भी देख रही थी कि वो कितना भाग्यवान है कि दुश्मन होते हुए भी उसे शिवाजी राजे के अमूल्य ज्ञान की भेंट मिल रही थी। पर आखिर तुमने इन्हें इशारा किया कैसे? जिस सेना की रगों में स्वराज का भाव हो उसे किसी इशारे की जरूरत ही नहीं। वो सेनापति की धड़कनों से उसके विचार समझ जाते हैं। जसवंत सिंह को राजे में जैसे साक्षात कोई ज्ञान देवता के दर्शन हुए। वो घोड़े से उतरा और शिवाजी के सामने सिजदा कर दिया। मुझे माफ करें शिवाजी, हमने आवेश में आकर आपका अनादर कर दिया। हमने सिर्फ आत्मरक्षा के लिए अपना धनुष उठाया था, इसीलिए तो तुम्हें नहीं मारा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने चौंक कर शिवाजी के सामने देखा। आत्मरक्षा में इंसान अक्सर आवेश में आ जाता है और तब उसे कुछ भी सही या गलत नहीं लगता। तुमने जो किया वो तुम्हारे लिए सच और झूठ से परे था, क्योंकि तुम्हारी जान की बात थी। अचानक से जसवंत सिंह चिल्ला उठा, शिवाजी राजे की। सभी मराठा भी आवेग में आकर बोल पड़े, जय शिवाजी राजे की जय, शिवाजी राजे की जय। शिवाजी ने अपने पूरे दल को ऊंढाना की ओर बढ़ने के लिए कहा और वो जसवंत सिंह के पास आए। इतनी बात कर ली तो ये मत सोचना जसवंत सिंह कि हम तुम्हारे सुल्तान को छोड़ देंगे।
हमारा सिर्फ दिल पिघला है, मन बदला नहीं है। जसवंत सिंह कुछ न बोल पाया। शिवाजी राजे वहां से कोंढाणा के लिए रवाना हो गए। कोंढाणा के दरवाजे पर शंखनाद हुआ। द्वारपाल ने ऐलान किया, शिवाजी राजे पधार रहे हैं। कोंढाणा के सेनाध्यक्ष की जैसे नींद उड़ गई। शिवाजी राजे अचानक इस वक्त सारी सेना जैसे जल्दबाजी में अपना अपना काम छोड़कर अपनी निश्चित जगहों पर शिवाजी राजे के स्वागत और सिजदे के लिए तैनात हो गई। शिवाजी राजे तान्हाजी और फिरंगोजी के साथ किले में दाखिल हुए। उनका द्वार पर स्वागत किया गया। शिवाजी सबका सत्कार स्वीकार करते हुए सीधा मुख्य द्वार की ओर चले गए। वहां कोंढाणा के गढ़पति ने शिवाजी का स्वागत किया। शिवाजी राजे की जय। आइए राजे, हम बेहद भाग्यवान हैं कि आपका स्वागत करने का मौका हमें मिला है। हम धन्य हुए कि दरअसल धन्य तो हम हुए हैं आप जैसे सेनाध्यक्ष को पाकर। शिवाजी ने उसकी बात बीच में काट कर कहा। गढ़पति एकदम से चुप हो गए। उन्हें 2 घड़ी ये विश्वास करने में लग गया कि उन्होंने जो सुना वो सही सुना या गलत। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने अविश्वास के साथ पूछा। सच कह रहे हैं। जिस तरह आपने कोंढाणा को संभाला और साथ ही मुगल सरदार को एक कतरा जमीन पर भी कब्जा न करने दिया, इस बात को जानकर हम बेहद खुश हैं और खुद को भाग्यवान समझते हैं कि मराठा सेना में आप जैसे शूरवीर और बुद्धिमान सेवक मौजूद हैं। हमने तो बस हमारा कर्तव्य निभाया है महाराज। हम जानते हैं, पर हर कर्तव्य के पीछे निभाने वाले के मंसूबे और बुद्धिमत्ता होती है, जो आपने दिखाई। जसवंत सिंह को जिस तरह 4 महीने रोक कर रखा, उसे बार बार धूल चटाया, ये सच में अद्भुत शूरता है। मैं होता तो शायद ये ना कर पाता। गढ़पति राजे के पैरों में गिर पड़ा। आप हमें शर्मिंदा ना करें महाराज। आपसे सीखकर ही हम अपनी बुद्धिमत्ता को संवारते रहते हैं। हम हर घड़ी यही सोचते हैं कि इस आपदा में शिवाजी होते तो क्या करते, और हम वही करते हैं। जसवंत सिंह के सामने भी हमने वही किया महाराज। हमारी इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं। ज्ञान देना गुरु का काम है, पर ज्ञान का सही इस्तेमाल एक निपुण विद्यार्थी का काम है। जहां तक ज्ञान की बात आती है, हम सब विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि ज्ञान देवता के आगे कोई भी गुरु नहीं। वही सर्वोत्तम गुरु है। सबके गुरु हैं, मेरे भी। राजे ने कहा, हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं महाराज, बताइए। तुमने बिन कहे ही सेवा कर दी है। अब हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बस आपका धन्यवाद करना चाहते थे, इसलिए आए हैं। हमारे कोंढाणा को सुरक्षित रखने और उसकी आवाम को दुश्मन से बचाने के लिए सारा मराठा साम्राज्य आपका ऋणी है। शिवाजी ने इतना कहकर गढ़पति को गले से लगा लिया। एक सच्चे सेनापति और राजा की पहचान यही होती है। उसे अपने हर एक सैनिक की चिंता होती है, और जब वो सैनिक अपना कर्तव्य निभाए तो राजा उसका ऋणी भी बन जाता है। कोंढाणा में शिवाजी राजे की जय जयकार गूंज उठी। शिवाजी राजे की जय, शिवाजी राजे की जय। तभी शिवाजी ने चिल्लाकर कहा, जय भवानी, जय भवानी, मराठा साम्राज्य की जय, मराठा साम्राज्य की जय। सब शिवाजी को देखकर हैरान थे, और सबसे ज्यादा हैरान थे कोंढाणा के गढ़पति। वो खुशी से रो पड़े और शिवाजी ने फिर से उन्हें गले लगा लिया। शिवाजी की ये मानवता देख कोंढाणा के लोग अभिभूत हो गए। किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उनके साम्राज्य के राजा किसी सेनाध्यक्ष का सत्कार करेंगे। शिवाजी के लिए सबके मन में सम्मान चौगुना बढ़ गया। शिवाजी राजे वापस राजगढ़ की ओर लौट गए। राजगढ़ पहुंचकर सबको लगा कि अब शिवाजी मां साहब के पास कुछ वक्त बिताना चाहेंगे, पर शिवाजी ने गढ़ पर पहुंचकर ये ऐलान कर दिया, युद्ध सभा में सब एकत्रित हो जाएं। सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। शिवाजी का हुक्म होते ही सब युद्ध सभा में इकट्ठा हो गए। शिवाजी राजे ने हिंदुस्तान का नक्शा मेज पर बिछाया
और 2 जगहों को केंद्रित करते हुए कहा, पहले अहमदनगर और फिर औरंगाबाद। सीधा हमला, सटीक हमला, बिना किसी रुकावट के। जी राजे, सबने हामी भरी। पर राजे, अचानक से ये निर्णय? नेताजी ने पूछा। क्योंकि शाहिस्ता खान ने देश में काफी लूट खसोट मचाई है, उसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। अब ये मुगल तानाशाही खत्म करनी होगी। बहुत हो चुका शाहिस्ता खान और औरंगजेब का ये तमाशा। हमें ही इसे खत्म करना होगा। शाहिस्ता खान को ये पता हो जाना चाहिए कि शिवाजी कौन है। सच बात है राजे, हम तैयार हैं, तानाजी ने कहा। नेताजी, आप एक बड़ी फौज को लेकर रवाना हो जाएं और आप तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इन जिलों पर कब्जा ना हो जाए। हम आपसे रास्ते में मिलेंगे। जो हुक्म राजे, किसी को बख्शने की आवश्यकता नहीं है। ये युद्ध स्वराज का युद्ध है और सभी को ये मालूम होना चाहिए, शिवाजी ने कहा। जी राजे, इससे पहले अहमदनगर पर हमारा हमला अधूरा रह गया था। वक्त आ गया है इसे पूरा कर दिया जाए। आप आज ही कूच कर जाएं। जी राजे। नेताजी तुरंत सभा से बर्खास्त हो गए। शिवाजी ने बाकी बचे सभादल से कहा, अब हम में से कोई भी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम इन जिलों पर स्वराज का झंडा ना लगा दें। जय भवानी, जय भवानी। इसके बाद सब कूच की तैयारियों में व्यस्त हो गए। शिवाजी के नेतृत्व में पूरी मराठा सेना ने मुगल सल्तनत पर जैसे कोहराम मचा दिया। पहले जुन्नर पर मराठा सेना टूट पड़ी। तय ये किया गया था कि जुन्नर के साथ उसी दिन अहमदनगर को भी फतेह कर लिया जाएगा, पर आंशिक रुकावटों की वजह से वो हो ना पाया। पर शिवाजी राजे के हुक्म का पालन करते हुए मराठा सेना ने अगले ही दिन अहमदनगर को भी जीत लिया और औरंगाबाद की तरफ बढ़ गए। इन तेज हमलों से मुगल सल्तनत पूरी तरह से हिल गई। फिर एक दिन शिवाजी ने फारसी भाषा के पंडित मुंशी नील प्रभु को बुलावा भेजा। मुंशी नील प्रभु आए और शिवाजी ने उनसे पत्र लिखवाया। मैं सभी मुगल सेनापतियों से अपील करता हूँ, यह खत सभी ध्यान से पढ़ें। अब तक आप सभी अपने सुल्तान के हुक्म को बड़ी शिद्दत से निभाते आ रहे हैं, पर मैं आप सबसे ये कह देना चाहता हूँ कि बार बार मराठाओं पर हमला करने से और अपने सुल्तान की खुशामदी के लिए आप लोग उन्हें जो झूठी खबर देते हैं उसे बंद कर दीजिए। अफजल खान अपनी विशाल सेना के साथ आया और नाहक मारा गया। शाहिस्ता खान ने हमारी ऊंची पहाड़ियों की खाक 3 साल तक छानी, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसे अपनी शरारतों का नतीजा भुगतना पड़ा। कोई भी मुगल सरदार अब तक मराठा साम्राज्य को जीत नहीं पाया है और ना ही जीत सकता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने सुल्तान को सच बताएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आपको हमारे खिलाफ भड़काकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। राजे ने ये सभी पत्र मुगल सरदारों को भिजवा दिए। पूरे देश में सभी मुगल छावनियों और राज्यों में कोहराम मच गया। राजे जब मुगल इलाकों में तहलका मचा रहे थे, तभी उन्हें मां साहब का राजगढ़ से बेहद आवश्यक खलीता मिला। शिवाजी ने वो पढ़ा। उसमें मां साहब ने लिखा था, इस समय ख्वास खान तुम पर हमला करने बीजापुर से निकल पड़ा है। उसके पास भारी सेना है और साथ साथ बाजी घोड़पड़े और खेम सामंत भी हैं। अपना ख्याल रखना शिब्बा। शिवाजी पर यह पत्र जैसे किसी शाब्दिक हमले सा था। उनके पास इस वक्त कोई खास सेना बची नहीं थी, क्योंकि सारी सेनाएं मुहिम में जुटी हुई थीं। शिवाजी को लगा कि शायद ख्वास खान सीधा हमला कर देगा, तो उन्हें वापस हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। शिवाजी गहरी सोच में पड़ गए। कैसे बचाएंगे वो खुद को ख्वास खान के इस बड़े हमले से। राजा शिव छत्रपति महाराज की। शिवाजी राजे पर हमला करने ख्वास खान पूरी सेना लेकर आ रहा था। शिवाजी राजे के पास जो सेना थी वो काफी दिनों से मुगलिया हुकूमत को जीतने में थक भी गई थी। शिवाजी राजे अगर उन्हें आराम ना करने दें तो फिर उनकी ताकत जो है वो ज्यादा उतनी नहीं रह जाएगी। शिवाजी राजे ये नहीं करना चाहते थे। शिवाजी राजे को अब जल्द से जल्द ये सोचना था
कि आखिर वो ख्वास खान को कैसे और कहाँ रोके ताकि उनकी ताकत ख्वास खान से ज्यादा मालूम पड़े। आवेश अक्सर लोगों से गलत काम करवाता है, पर शिवाजी राजे जैसे वीरों के लिए आवेश महज एक चाबी का कार्य करता है जो उन्हें सही वक्त पर सचमुच मदद करता है। शिवाजी राजे के पास जो दुरुस्त सेना बची थी वो उन्हें लेकर 2 और मुगल जिलों पर टूट पड़े। जब वो चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो राह में येसा जी ने पूछ लिया, राजे, ये जिला तो हमारी योजना में समाविष्ट ही नहीं है। जानते हैं येसा जी, पर कभी कभी किसी चीज को समझने के लिए उसी चीज में कार्यरत रहना आवश्यक है। ख्वास खान अपनी सेना लेकर हमारी ओर आ रहा है। इस तरफ हमारे आधे सैनिक आराम कर रहे हैं और अपनी ताकत वापस जुटा रहे हैं, पर हम अगर उनके साथ आराम करेंगे तो ख्वास खान को रोकने की सही तरकीब ना सोच पाएंगे। पर राजे, ऐसा क्या था जिसे पढ़कर आप आवेश में आ गए? आपको इतने सालों में पहली बार आवेश में आते हुए देख रहे हैं, येसा जी ने पूछा। ख्वास खान ने हमें चिट्ठी भेजने के बजाय राजगढ़ मां साहब को चिट्ठी भेजी। वो चाहता तो सीधा हमें ही पैगाम भिजवा सकता था और आगाह कर सकता था, लेकिन उसने मां साहब द्वारा हम तक ये बात पहुंचाई है। इसका मतलब साफ है, वो एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता है। इस तरफ हमें मारने आ रहा है और दूसरी तरफ उसने मां साहब की चिंता बढ़ा दी है। शिवाजी राजे मां साहब की सुरक्षा के बारे में सोचकर थोड़ा और उत्तेजित हो उठे और मुगलों के जिलों को तहस नहस कर दिया। अचानक से हुए इस हमले को देखकर मुगलों के क्षेत्र भी कांप उठे। शिवाजी ने युद्ध भूमि में ही येसा जी से कहा, और वैसे भी जो हम कर रहे हैं हमारे ही फायदे में है। दुश्मन को ही खत्म कर रहे हैं ना। हर हर महादेव। शिवाजी राजे ने इस नाद के साथ महज 350 मराठा सैनिकों के साथ 2 और मुगल छावनियों पर स्वराज का झंडा फहरा दिया था। वे धीरे धीरे अपने दुश्मनों की गिनती कम कर रहे थे। दूसरे जिले के सेनापति के साथ शिवाजी राजे का तलवार युद्ध चल ही रहा था कि अचानक से उन्हें कुछ सूझा। उन्होंने देखा तो मुगल सेनापति का जो महल था वो लड़ाई के इलाके से दूर था और वो लड़ रहे थे एक खाली मैदान में जो कि उस जिले की हद में भी नहीं था। राजे को अचानक से एक तरकीब सूझी, पर इस सोच के बीच में ही एक मुगल सेनापति ने राजे पर जोरदार हमला कर दिया। राजे ने होश संभाला और उस सेनापति को एक ही झटके में छाती से खींचा और तलवार उसके पेट में घुसा दिया। सेनापति वहीं ढेर हो गया। दोनों जिले मराठाओं के नाम हो गए। पूरे युद्ध भूमि में नारे गूंज उठे, शिवाजी राजे की जय, शिवाजी राजे की जय। शिवाजी ने इसका अभिवादन नहीं किया और अपनी सोच में डूबे डूबे ही अपनी छावनी को लौट गए। शिवाजी अपनी छावनी में वापस आए और उन्होंने अपना बख्तर निकालकर सभी को बुलाया। सभी दल तुरंत आ जाएं। राजे की आवाज उनकी छावनी से बाहर बड़ी आसानी से और प्रचंडता से सुनाई दी। तान्हाजी, फिरंगोजी और बाकी सभी मराठा वीर अभी अभी वहां पहुंचे थे और उन्होंने अभी तक अपने घोड़े भी न बांधे थे। अचानक से शिवाजी के इस आदेश के साथ सभी सतर्क हो गए और अपने अपने घोड़े छोड़कर सीधा शिवाजी की छावनी में पहुंच गए। ख्वास खान हम पर हमला करने आ रहा है। हम जिस इलाके में हैं उससे मुगल छावनी काफी नजदीक है और हमें अगर ख्वास खान इसी इलाके में घेर लेता है तो हम पर खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि मुगल जिले तुरंत ख्वास खान की मदद के लिए आ सकते हैं। तो अब क्या करें राजे? मुझे लगता है हमें वापस उसे राजगढ़ के पास ही घेर लेना चाहिए, तानाजी ने कहा। नहीं, ख्वास खान वही चाहेगा कि हम मां साहब की रक्षा के लिए राजगढ़ पहुंच जाएं और तब वो वहां आकर हम पर सीधा धावा बोल दे। हमें राजगढ़ में तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। चिंता ना करें राजे, हमारी बाकी सेना जो कि आराम कर रही थी वो अब अपनी ताकत को वापस बटोर चुकी है और वो युद्ध के लिए तैयार है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें खर्च ही कर दें। हमारी सेना हमारा औजार है और औजार को सोच समझ कर ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका सही और पूर्ण उपयोग किया जा सके। तो क्या करें राजे? हमें ख्वास खान को कहीं बीच में ही रोकना होगा।
फिरंगोजी ने तुरंत छावनी के आंशिक अंधेरे को दूर किया और पर्दे खोलकर उजाला किया। भरी दोपहरी थी, गर्मी से सबके पसीने भी छूट रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं था। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रणनीति पर लगा हुआ था। जैसे ही फिरंगोजी ने पर्दे हटाए, सभी को हिंदुस्तान का नक्शा दिखाई देने लगा। हम अभी यहाँ हैं, शिवाजी राजे ने औरंगाबाद के पास एक जिले पर केंद्रित करके कहा, और ख्वास खान आ रहा है यहाँ से। शिवाजी ने दक्षिण के एक छोटे से कस्बे को केंद्रित करते हुए कहा। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी कम से कम 4 दिन है। काफी कम है राजे, फिरंगोजी ने कहा। ऐसा ख्वास खान को सोचने दो, पर हम उसे ये एहसास होने नहीं देंगे। हम उसे दूसरे ही दिन बीच मैदान में मिलेंगे और चौंका देंगे। वो बौखला जाएगा और वही हमारी जीत का पैगाम होगा। पर उसे बीच में रोकेंगे कहाँ राजे? पूना से वो आएगा नहीं, और पूर्वी छोर से भी वो आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो लंबा रास्ता है। शिवाजी ने कुछ देर सोचा। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ख्वास खान आखिर अचानक आ रहा है तो वो सबसे आसान रास्ता ही लेगा, ताकि उसकी सेना को कम से कम कष्ट हो और अधिक लोगों को खबर भी ना हो, क्योंकि आम लोगों को पता चल जाएगा तो उसके रास्ते में आने वाली मराठा छावनियां सतर्क हो जाएंगी। सबने कुछ पल के लिए सोचा और फिर शिवाजी ने अपनी उंगली नक्शे के एक जिले पर केंद्रित कर दी। कोंकण, शिवाजी ने कहा। ये तो वही मैदान है जो शाहिस्ता खान फतेह करना चाहता था, फिरंगोजी ने कहा। हाँ, शिवाजी ने कहा, कोंकण का ये मैदान काफी बड़ा है और यहाँ मौसम भी खुशनुमा सा रहता है। ख्वास खान अपनी सेना को लेकर इसी रास्ते से आएगा और हमें उसे इसी रास्ते पर रोकना होगा। क्या वो वहाँ 2 दिन में पहुँच जाएगा? ये सजी ने पूछा। उसका तो पता नहीं, पर हमें वहाँ 2 दिन में पहुँचना होगा, तभी हम उसे रोक पाएंगे। तो फिर हमें इसी वक्त निकलना चाहिए राजे, तानाजी ने छावनी के बाहर खिली धूप को देखकर कहा। ठीक है, सेना को तुरंत तैयार करो और कूच करो कोंकण की ओर, शिवाजी ने कहा। एक ही पल में सभी वीर अपनी अपनी थकान को भूलकर नई योजना को सर करने की मुहिम में जुट गए। सबको देखकर ये जरा भी नहीं लग रहा था कि वे अभी अभी किसी बड़ी जंग से आ रहे हों। देखा कैसे सब अपनी थकान भूल गए, ये सजी ने चिमना जी से कहा। वही तो करिश्मा है छत्रपति शिवाजी राजे का। उनकी महिमा ही कुछ ऐसी है कि इंसान खुद को उन्हें समर्पित किए बिना रोक नहीं पाता है, चिमना जी ने जवाब दिया। लेकिन हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर राजे इतनी ताकत और हिम्मत लाते कहाँ से। अब शेर की ताकत शेर ही जाने, हम कैसे बता सकते हैं। हाँ, वो बात भी सच है, ये सजी ने अपने घोड़े को तैयार करते हुए कहा। पर सामान्य शेर तो सिर्फ दहाड़े मारता है, ज्यादा से ज्यादा शिकार करता है, पर हमारे राजे तो वैसे शेर हैं जो लोमड़ी की तरह चालाक भी हैं, हाथी की तरह मदमस्त भी हैं, बाज की तरह तेज भी हैं और खरगोश की तरह भोले और भावुक भी हैं। ऐसे शेर को क्या कहेंगे, ये सजी ने पूछा। भाई, हमने तो सिर्फ शिवाजी नाम के शेर को ही देखा है, इसलिए उन्हीं के बारे में बता सकते हैं, चिमना जी ने अपने घोड़े पर बैठते हुए कहा। पर आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो वो आधे इंसान हैं और आधे शेर, यानी कि सरल भाषा में कहें तो वो नरसिंह अवतार से कम नहीं। ये बात एकदम सही कही आपने चिमना जी, ये सजी ने कहा। चलिए फिर भगवान के साथ फिर से युद्ध करने के लिए, चिमना जी ने इतना कहकर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। शिवाजी राजे और पूरी सेना कोंकण की ओर कूच कर गई और उनके साथ मुगलों से लूटा गया सामान भी था। तभी रास्ते में शिवाजी की सेना को आसपास से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। शिवाजी और सेना ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी और ध्यान उन आवाजों पर लगाया। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके अलावा भी कोई और उनके साथ चल रहा है। शिवाजी ने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। आसपास फैली चट्टानों की वजह से वो उस पार दौड़ रही कुछ अनजान आवाजों को देख नहीं पा रहे थे। कौन है उस पार राजे? पता नहीं, हम भी ठीक से नहीं देख पा रहे। कुछ देर बाद राजे ने अपनी सेना रोक दी। रास्ते में एकदम सन्नाटा छा गया। उनके साथ बढ़ने वाली आवाजें भी रुक गईं। राजे को अंदाजा लग गया कि उनका कोई पीछा कर रहा है।
कुछ देर सन्नाटे को जांचा, कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर राजे ने अपने घोड़े को चलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ने लगे। हमें ये देखना है कि आखिर जो भी हमारा पीछा कर रहा है वो हमारे साथ साथ आना चाहता है या फिर हम पर हमला करने के लिए कोई योजना बना रहा है। सारे सैनिक सतर्क रहो, तानाजी ने अपनी सेना को आदेश दिया। सभी मराठा सेना आसपास देख रही थी पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवाजी ने इस वक्त कहाँ खड़े हैं ये जानने के लिए बहिर जी से पूछा। हम इस वक्त कहाँ हैं बहिर जी? इस वक्त हम अहमदनगर से 5 कोस आगे हैं। ये चट्टानों वाला इलाका सबको आड़े आता ही है, पर क्या वहाँ बसने वाले लोग आड़े आते हैं? बहिर जी के पास इस बात का जवाब ना था। मैंने सुना है कि यहाँ पर पहले काफी लूट खसोट होती थी। हाँ राजे, बात तो सच है, पर वो लूट तो काफी पहले होती थी। पिछले कुछ समय से तो यहाँ पर काफी शांति रहती है। मुझे लगता है वो पुराना जमाना वापस आ रहा है। हमारी लूट के सामान वाली बग्गी को घेर लो और वहाँ पर सेना बढ़ा दो। फिरंगोजी ने आदेश दिया, सब फैल जाओ, लूट के सामान को घेर लो। जैसे ही फिरंगोजी ने ये आदेश दिया कि चट्टानों से उछलकर 2-2 की जोड़ी में लोग इस तरफ आने लगे। वो लुटेरे हवा में कूदकर उन पर बाण चलाने लगे। पहली श्रेणी में तैनात मराठा सैनिक मारे गए। शिवाजी को पता चल गया कि ये लुटेरे ही हैं। तानाजी, फिरंगोजी, ये लुटेरे हैं, हमला करो। उस सन्नाटे भरे मैदान पर एकदम से कोहराम होना शुरू हो गया। अचानक से चट्टानों के उस पार जो आवाजें आ रही थीं वो दिखने लगी और कुछ ही पल में मराठा सैनिकों के इर्द गिर्द 200 लुटेरे खड़े हो गए। शिवाजी राजे के आदेश पर मराठा सैनिकों ने सीधा हमला शुरू कर दिया। शिवाजी ने चिल्लाकर कहा, बग्गी को रवाना कर दो फिरंगोजी, एक दल बग्गी के साथ ही रहना चाहिए। फिरंगोजी ने तुरंत आदेश का पालन करते हुए बग्गी को दौड़ा दिया। लुटेरे उस बग्गी की ओर दौड़ पड़े। शिवाजी और बाकी सेना उन लुटेरों पर टूट पड़ी। लुटेरों के पास सिर्फ धनुष बाण और ढाल भाले थे। शिवाजी के पास बेहतरीन तलवारें थी जिन्हें चलाने के लिए उन्होंने गुरिल्ला सैनिकों को तैयार किया था। शिवाजी ने बग्गी को आगे बढ़ाए रखा ताकि लुटेरों का हाथ उस पर ना पड़े। आहिस्ता आहिस्ता मराठा सेना उन लुटेरों को मारती रही। लुटेरों को ये अंदाजा ना था कि इतने डरावने हमले को भी कोई सेना इतनी आसानी से मात दे देगी। शिवाजी के तरकीब काम आ रही थी। उन्होंने बग्गी को आगे बढ़ाए रखा और साथ ही लुटेरों का खात्मा भी कर दिया। इस तरह से शिवाजी और सेना लुटेरों को खदेड़ते हुए उस इलाके को पार कर गई और मुगल लूट का माल सुरक्षित अपने साथ ले आई। शिवाजी ने पास ही के एक मराठा गांव में छावनी लगाई। पूरी सेना ने रात वहीं बिताई और दूसरे दिन सुबह कूच करने की योजना बनाई। उसी रात को बहिर जी के एक खबरी ने उन्हें आकर एक ऐसी खबर दी जिसे जानकर बहिर जी सोच में पड़ गए कि शिवाजी को ये बात बताए या नहीं। फिर उन्होंने तय किया कि वो कल सुबह यात्रा के दौरान ही बताएंगे। सुबह मराठा सेना फिर कूच कर चली। बहिर जी बार बार यही सोच रहे थे कि राजे को ये खबर दें या ना, पर आखिर राजे उनके राजा थे, खबर उन तक पहुंचाना उनका फर्ज था। बहिर जी ने अपना घोड़ा शिवाजी के घोड़े के साथ बढ़ाया और शिवाजी से कहा, राजे आपके लिए एक खबर है। कहो बहिर जी। शिवाजी ने बिना घोड़े को रोके ही पूछा। ख्वास खान जो सेना लेकर आ रहा है उसमें आपके भाई एकोजी राजे भी आ रहे हैं। शिवाजी एकदम से रुक गए। सारी सेना पल भर के लिए चौंक गई। एकोजी राजे ने ख्वास खान के साथ हाथ मिला लिए। शिवाजी को विश्वास ना हो रहा था। शिवाजी को ये एहसास हुआ कि हर नई मुहिम के वक्त उन पर कोई ना कोई अंदरूनी आफत आ पड़ती है। ये खबर आपको कब मिली बहिर जी? कल देर रात को राजे। आप सो रहे थे, हमने सोचा कि आपको बता दें, पर आपके भाई की खबर थी तो हमारी हिम्मत ना हुई कि इस खबर के लिए आपकी नींद खराब करें। शिवाजी राजे ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपना घोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाया और खुद को कुछ पलों के लिए सेना से अकेला कर दिया। अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरा अपना भाई हमारे दुश्मन के साथ मिलकर हमें ही मारने आ रहा है। कैसे कर पाऊंगा उसका सामना? शिवाजी पूरी तरह से सोच में डूब गए। वो गहरी चिंता में चले गए।
छत्रपति शिवाजी महाराज को जब पता चला कि उनका भाई ही उन्हें दुश्मन के साथ मारने आ रहा है तो उनके होश उड़ गए। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो उनका सामना करें भी तो कैसे करें। अपने ही कुल को, अपने ही भाई को मारना ये धर्म होगा या फिर अधर्म। राजे अपनी सारी सेना के साथ कूच कर रहे थे। उनकी रफ्तार देखकर ये लग रहा था कि वो निश्चित समय पर कहीं पहुंचना चाहते हैं। राजे के घोड़े की रफ्तार बाकी सभी मराठा सैनिकों से 2 कदम आगे थी। माणको जी, चिमणा जी, यहाँ तक कि तान्हा जी भी राजे की इस रफ्तार के साथ ताल नहीं मिला पा रहे थे। फिरंगोजी, जो कि राजे के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने राजे से पूछा, राजे, आपने आगे कूच करने को तो कह दिया, पर आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मराठाओं के घोड़े एक ताल से दौड़ रहे थे। शिवाजी का इरादा तो फिलहाल किसी को पता न था, पर उन्हें ये विश्वास था कि शिवाजी कोई भी कदम उठाएंगे वो सोच समझ कर ही उठाएंगे। कुछ ही देर में शिवाजी राजे एक चट्टान पर आकर रुक गए। रात का वक्त था, आसपास लोग भी कम दिखाई दे रहे थे। आधी रात को हम इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो गए? माणको जी ने तानाजी को फुसफुसाते हुए पूछा। वो तो सिर्फ राजे को पता है, आसपास के लोगों को भनक लग गई तो वो भी राजे को ही पता। तानाजी के पास कोई ठोस जवाब न था। शिवाजी राजे एक टूक एक जगह को घूर कर देखने लगे। बाकी सभी मराठा उनकी नजर से नजर मिलाने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़कर सभी उस चट्टान पर आ खड़े हुए तो उन्हें दिखा मुधोल जिले का दरवाजा। मुधोल? फिरंगोजी ने प्रश्न भरे अंदाज में कहा। राजे, हम मुधोल की ओर क्यों आ गए? हमें तो कोंकण की ओर जाना था। हमें पता है, हमें कोंकण की ओर जाना था, पर मुधोल का हमारा गणित कुछ और कहता है। यहाँ छामियां लगा दो। फिरंगोजी को लगा कि राजे के दिमाग में कोई ठोस रणनीति बन चुकी है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, छामनी लगवाओ, सिर्फ राजे के लिए। मराठा दल ने 2 पल ये बात सुनी और रुक गए। फिर वो भी समझ गए कि हमें यहाँ रात नहीं गुजारनी है, बल्कि रणनीति का एक भाग ही बनना है। छामनी में शिवाजी राजे अपने पूरे युद्ध दल के साथ खड़े थे। शिवाजी ने कहा, देखो, स्वयं हमारे भाई एकोजी राजे हमसे लड़ाई करने आ रहे हैं। देखा जाए तो कुडाल के सामंत बाजी घोर पड़े और हम एक ही वंश के हैं, लेकिन तीनों के 3 न्यारे ढंग हैं। सामंत को हमने अपना बनाना चाहा तो वे हमसे ही विश्वासघात करने लगे, और मुधोल में इस वक्त बाजी घोर पड़े हैं, जिन्होंने महाराजा साहब से विश्वासघात करके उन्हें कैद कर लिया था। उनकी मुश्कें कस दी थीं। यह हमारे लिए एक ऐसा वक्त है जो हम कभी नहीं चाहेंगे, पर अगर हमने इस वक्त को न्याय नहीं दिया तो आगे पछतावा भी हमें ही होगा। हमें इनसे निपटने में कोई खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन ये आवश्यक है। पर राजे, जब तक हम यहाँ बाजी घोर पड़े से भिड़ेंगे, पास खान अपनी सेना लेकर कोंकण से आगे बढ़ चुका होगा। कोई भी सेनापति अपनी विश्वास सेना के बगैर नहीं रह पाता। बहिर जी, अपने खबरी को कोंकण के मैदान भिजवाइए, साथ में हमारा पैगाम होगा। जी राजे। पर पैगाम क्या होगा? पैगाम में लिखना कि बाजी घोर पड़े की मौत हो गई है, उसे मारने वाले हैं शिवाजी राजे। सबने ये सुनकर एक जैसे आह भरी। उफ, ये कैसी कठिनाई। फिरंगोजी ने कहा, अपने ही अपनों से गद्दारी कर बैठे, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है फिरंगोजी, शिवाजी ने कहा। आप उस कक्षा पर नहीं बैठे हैं जहां पर सामने 1000 खड़े हैं और साथ केवल 10। एक सेनापति का ताज कभी भी मखमली या फिर रंगों से भरा नहीं होता। एक सेनापति के सर पर हमेशा कांटों का ताज होता है। उसे वही पहनना पड़ता है, क्योंकि अगर उसे मखमली ताज दे दिया जाता तो या तो उसके साथ गद्दारी हो रही है या फिर उसका समय बेहद बुरा चल रहा है। आपकी ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई राजे, तानाजी ने कहा। एकोजी राजे हमारे भाई हैं और उन्होंने ख्वास खान के साथ हाथ मिला लिया है। एकोजी और हम में पहले काफी अच्छे बोलचाल के संबंध थे, परंतु एकोजी राजे हमेशा से हमसे जलते थे। उसे मराठा सेना की कमान चाहिए थी, जो कि शाहजी राजे और जीजाबाई के होते हुए उन्हें नहीं मिल सकती थी। सच कहें तो वो इस गद्दी के सीधे उत्तराधिकारी भी नहीं थे, लेकिन सत्ता न मिलने का मलाल
उनके भीतर घर कर गया और वो जा बैठा दुश्मन के साथ, जहां पर उसे मखमली ताज थमा दिया गया। मतलब कि एकोजी राजे ख्वास खान की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, राजे ने कहा। ख्वास खान को पता चल गया था, अगर शिवाजी को तोड़ना है तो बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ो। इसलिए उसने मां साहब को पत्र लिखकर खबर दी। इसलिए उसने एकोजी राजे को अपनी सेना में शामिल हो जाने का न्योता दिया। शिवाजी ने बात को समझाते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है राजे, वो इस पल क्या सोच रहे हैं? एकोजी राजे की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि जहां तक हम ख्वास खान को जानते हैं वो अपने फैसले खुद लेता है। साथ में ये भी जानते हैं कि वो बाजी घोरपड़े और सामंत को अपनी सेना में अवश्य चाहेगा। इसलिए वो बाजी घोरपड़े को जरूर बुलाएगा, और अगर हम बाजी घोरपड़े को यहीं मार देते हैं तो ख्वास खान को मजबूरन यहाँ आना पड़ेगा। फिरंगोजी ने बात को समझते हुए कहा। राजे फिरंगोजी की इस बात से खुश हुए और आगे की रणनीति समझाई। बाजी घोरपड़े को मारने का सबसे सही रास्ता है कि उसे नींद में ही मार दो, वैसे ही जैसे शाहिस्ता खान को मारने की कोशिश की थी। तानाजी ने कहा, हाँ ठीक वैसे ही, पर इस बार हमें चूकना नहीं है, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखना है, बाजी घोरपड़े भागेगा नहीं और ना ही हार मानेगा। अगर हम उसे घेर लें फिर भी नहीं, शिवाजी ने कहा। क्यों? क्योंकि बाजी घोरपड़े अच्छा तलवारबाज है, उसके सामने तलवारबाजी में कोई नहीं जीत सकता। आप भी नहीं राजे? तानाजी ने पूछा। राजे ने यह सवाल सुनते ही सिर नीचे कर लिया। उनकी चुप्पी देख सब सकपका गए। नहीं, एक आहिस्ता सी लेकिन चुभती हुई आवाज से शिवाजी ने कहा, बाजी घोरपड़े हमारे जमाने का सबसे श्रेष्ठ तलवारबाज है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। सब एक दूसरे के चेहरे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई अनहोनी देख ली हो। किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा खुद ही कह रहे हैं कि वो बाजी घोरपड़े को नहीं हरा सकते। पर ऐसी तलवारबाजी आखिर बाजी घोरपड़े को सिखाई किसने कि जो आपको भी हरा जाए? शिवाजी ने सबको समेटते हुए कहा, मैंने। शिवाजी इतना कहकर चले गए। सभा में जैसे एक अंदरूनी चीख निकल गई। ये क्या? राजे ने जिसे तलवारबाजी सिखाई वही राजे को हरा सकता है? ये मुमकिन भी है क्या? माणकोजी ने अविश्वास से पूछा। पता नहीं, पर राजे को इतना फिक्र करते हुए कभी नहीं देखा। फिरंगोजी ने कहा। सब राजे के पीछे गए। राजे बाहर वहीं चट्टान पर खड़े थे। सब वहां पहुंच गए। फिरंगोजी ने कहा, आप चिंता ना करें राजे, बाजी घोरपड़े कोई भी तलवार पकड़े उससे पहले हम उसे मौत की नींद सुला देंगे। किसी गड़बड़ का मौका ही नहीं मिलेगा। शिवाजी राजे कुछ ना बोल पाए। सबको शिवाजी की ये चुप्पी चुभ रही थी। क्या बात है राजे, आपको इस तरह चुप कभी नहीं देखा। अक्सर युद्ध पर जाने से पहले आपको जोश में देखा है। जब अपने ही अपनों की पीठ पर वार करते हैं तब जोश होश सब खो जाता है। विश्वासघात से बड़ा वार और कोई नहीं। हमने ही बाजी घोरपड़े को तलवारबाजी का हुनर सिखाया था। हमने ही उसे सारे दाव पेच सिखाए थे और आज हमें उससे ही लड़ते हुए सोचना पड़ रहा है। ईश्वर ऐसा वक्त किसी को कभी ना दे। छोटा मुंह और बड़ी बात राजे, पर आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। एक वक्त के लिए हम ये मान भी लें कि बाजी घोरपड़े सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज है, परंतु वो सिर्फ तलवारबाज है। शिवाजी राजे का दिमाग अपने आप में एक तलवार है। इसीलिए तो कोई तरकीब सोच रहा हूँ कि जिससे बाजी घोरपड़े को चारों खाने चित कर सकूं। शिवाजी राजे फिर सोच में डूब गए। फिरंगोजी ने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। हमें राजे की चिंता सता रही है। हमें राजे के अलावा भी ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो उन्हें जीत दिला सके। फिरंगोजी ने सभी मराठा सैनिकों से कहा। ऐसा क्या करें? माणकोजी ने पूछा। राजे बाजी घोरपड़े को नींद में ही मारने का इरादा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाजी घोरपड़े के कमरे के आसपास जो भी सैन्य दल होगा उसे नेस्तो नाबूद करना होगा। हर कीमत पर हमें शिवाजी राजे को बाजी घोरपड़े को मारने का बेहतरीन अवसर देना होगा। और एक बात हमें ये तय करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाजी घोरपड़े के हाथों में तलवार नहीं आनी चाहिए।
तानाजी ने कहा। सही कहा, पीछे से राजे ने आते हुए कहा। बाजी घोरपड़े के हाथों में तलवार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके हाथों में तलवार आ गई तो हम उसे खत्म कर देंगे। शिवाजी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई थी। फिरंगोजी को देखकर उमंग होने लगा। कुछ ही देर पहले शिवाजी राजे बाजी घोरपड़े के साथ लड़ाई कैसे करे उसकी चिंता में थे, और एक ही पल में उन्होंने तरकीब निकाल ली। यही है मराठा साम्राज्य के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। सेना तैयार करो, हम इसी वक्त मुधोल पर चढ़ाई करेंगे। और बहिर जी, आपका खबरी कोंकण के लिए निकल चुका है? जी राजे, आपका हुक्म होते ही हमने उसे रवाना कर दिया था। बहुत अच्छे, राजे ने कहा। सबको अपना अपना वार पता है। हमें ध्यान ये रखना है कि सोए हुए मुधोल को जगाना नहीं है। मुधोल की जनता को सोए रखना और बाजी घोरपड़े को मौत की नींद सुला देना, यही योजना है हमारी। शिवाजी राजे ने आदेशात्मक कहा। हर हर महादेव। सबने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शिवाजी के पीछे अपने घोड़े दबे पांव दौड़ा दिए। मुधोल में उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। सारा जिला सो रहा था। जैसा कि शिवाजी को अंदाजा था, दरवाजे पर पहरेदार भी खर्राटे ले रहे थे। 2 मराठा सैनिकों ने उन पहरेदारों के पास जाकर बिना उनके खर्राटों में खलल डाले उन्हें मौत की गोद में सुला दिया। पहरेदारों को दरवाजे के पीछे के भाग में छिपा दिया गया। सेना आहिस्ता से दरवाजा खोलकर मुधोल के अंदर घुसी। शिवाजी राजे और सभी मराठा सैनिक घोड़े कुछ दूरी पर छोड़ चुके थे, ताकि टापों की आवाजों से कोई उठ ना जाए। शिवाजी ने अंदर घुसते ही एक नजर चारों ओर देख लिया। बाजी घोरपड़े का दरबार उस तरफ है। शिवाजी ने दाहिनी ओर इशारा करते हुए कहा। एक टुकड़ी साये की तरह दरवाजे पर तैनात रहो। 2 जन पहरेदार बन जाओ और पहरेदारों के कपड़े पहन लो। एक टुकड़ी जिले हमारे पीछे पहरा दो, ताकि हमारे पीछे से कोई आए तो उसे खत्म कर दिया जाए। गुरिल्ला सैनिकों को कोने कोने में बिछा दो। तानाजी, फिरंगोजी, चिमना जी, आप हमारे साथ चलिए। शिवाजी के इस आदेश को सुनकर तुरंत ही सेना काम पर लग गई। 2 सैनिक पहरेदारों के वस्त्र पहनकर मुधोल के दरवाजे पर पहरा देने लगे। माणकोजी के नेतृत्व में एक टुकड़ी जिले में दाखिल हो गई और हर चप्पे पर नजर रखने लगी। उन्होंने अपनी अपनी तलवारें म्यान में रख ली, ताकि किसी को ये शक न हो कि कोई हमला हुआ है। गुरिल्ला सैनिकों ने अपने अंधेरे कोनों में खुद को तैयार कर लिया। शिवाजी राजे और उनका दल सीधा जा पहुंचा बाजी घोरपड़े के कमरे के पास। राजे आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने अचानक से तानाजी को रोक लिया। तानाजी, सिपाही खड़े हैं। सभी एक बड़े से स्तंभ के पीछे छिप गए। तानाजी, फिरंगोजी, बाण से रास्ता साफ करो। फिरंगोजी और तानाजी ने अपने अपने धनुष बाण को हाथों में लिया और निशाना लगाया वहां खड़े सभी मुगल सिपाहियों पर। अचानक से सब की आवाजें आने लगी और सिपाही मरने लगे। जो जो जिंदा बच रहे थे वो सिपाही घबरा गए और आपस में बातें करने लगे। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई जिले में घुस आया है। जल्दी से घंटा बजाकर सबको इत्तला करो। दूसरा सिपाही जैसे ही घंटे की ओर दौड़ा, तानाजी ने उसे निशाना बना लिया। फिरंगोजी और तानाजी ऐसी जगह पर बैठे निशाना लगा रहे थे जहां से उन्हें उन सिपाहियों की सारी हरकतें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। कुछ ही पलों में वहां तैनात सभी सिपाही मारे गए। शिवाजी ने 2 पल राह देखी कि कहीं कोई और सिपाही तो नहीं। जब सारी तसल्ली हो गई तो शिवाजी और सेना आगे बढ़ी बाजी घोरपड़े के कमरे की ओर। शिवाजी आहिस्ता से बाजी घोरपड़े के कमरे की ओर गए। वहां बिस्तर पर देखा तो चद्दर के भीतर बाजी घोरपड़े सो रहे थे। कमरे के भीतर कोई नहीं लगता। आप लोग यहीं पहरा दें, कोई भीतर ना आने पाए। शिवाजी खिड़की से कूदकर अंदर गए और दबे पांव बाजी घोरपड़े के बिस्तर की ओर चलने लगे। बिस्तर पर बाजी घोरपड़े सो रहे थे और बिस्तर देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बाजी घोरपड़े गहरी नींद में सो रहे हैं। शिवाजी ने सीधा जाकर उस सोए हुए शख्स पर तलवार से वार कर दिया। 2-3 वार करने के बाद वो रुके, जरा से चौंके। सफेद चद्दर के भीतर से खून का रंग ना दिखा। शिवाजी को कौतूहलता हुई। चादर के भीतर तलवार मार दो तो लाल रंग निकलता है, तो ये क्यों नहीं निकला? शिवाजी ने मन ही मन सोचकर उस चद्दर को हटाया
चद्दर को हटाते ही शिवाजी चौंक पड़े। वहां कोई सोया हुआ नहीं था, पर तकियों की आड़ लेकर किसी के सोने की आकृति बनाई हुई थी। शिवाजी की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये एक पैंतरा है। उन्होंने दीवार पर लगी बाजी घोरपड़े की तलवार के स्थान को देखा तो वहां सिर्फ म्यान रखी हुई थी, तलवार गायब थी। शिवाजी एक पल में समझ गए कि बाजी घोरपड़े को पता चल गया है कि वो आ रहे हैं। इससे पहले कि शिवाजी मुड़ पाते, उनकी गर्दन पर पीछे से किसी ने तलवार रख दी। शिवाजी स्तब्ध हो गए। उनकी गर्दन पर सटीक निशाना लगाकर कोई खड़ा था। क्यों राजे, हमसे इतना गुस्सा है कि नींद में ही खत्म कर देना चाहते थे? शिवाजी ने अफसोस के साथ आंखें बंद कर ली। पीछे और कोई नहीं बल्कि बाजी घोरपड़े था, राजे की गर्दन पर तलवार रखे हुए। बोलो, इस गुस्ताखी की सजा मौत दे? शिवाजी पर मौत आ पड़ी थी। क्या शिवाजी का ये अंतिम वक्त आ गया था? जानेंगे अगले एपिसोड में। राजा शिवछत्रपती महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने उन्हीं के भाई एकोजी राजे आ रहे थे। वो साथ दे रहे थे शिवाजी राजे के दुश्मन ख्वास खान का। इसी बात का बदला लेने और ख्वास खान को सबक सिखाने शिवाजी राजे उनके विश्वासु बाजी घोरपड़े को मारने मुधोल जा पहुंचे हैं। बाजी घोरपड़े ख्वास खान के लिए काफी महत्व रखता है और अगर शिवाजी राजे बाजी घोरपड़े को खत्म कर देते हैं तो ख्वास खान हार मान सकता है। पर शिवाजी के नसीब में हर वीर की तरह मुसीबतें लिखी थीं और ऐसी ही एक मुसीबत से वो इस पल जूझ रहे हैं। शिवाजी राजे की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। उनके पीछे बाजी घोरपड़े था जिसने तलवार तानी थी। शिवाजी राजे आहिस्ता से बाजी घोरपड़े की ओर मुड़े और नजर से नजर मिलाई। बाजी घोरपड़े ने शिवाजी को जरा ध्यान से देखा। क्या बात है राजे, हमारी बेवफाई आपको रास नहीं आ रही? हम विश्वासघात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तू रास आने की बात कर रहा है? राजे ने गुस्से से कहा। तकरीरें करने से कुछ नहीं मिलेगा शिवाजी। किस्मत को जितनी ज्यादा घिसोगे उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। हर बार ऊपर वाला तुम्हारे साथ नहीं होगा। शिवाजी ने ये सुनकर जवाब दिया, ऊपर वाला उसी का साथ देता है जो धर्म के साथ खड़ा होता है। तूने अपनों के साथ ही दगाबाजी कर अधर्म को चुना है, वैसे ही जैसे कौरवों ने पांडवों के लिए चुना था। पर ये कलयुग है राजे, यहाँ पर उस युग के नियम नहीं चलते। यहाँ तो एक ही नियम चलता है, जिसकी गद्दी उसका राज। और इस वक्त देश की गद्दी पर औरंगजेब है तो राज भी उसी का हुआ। राज अगर सिर्फ गद्दी पर बैठकर होता बाजी, तो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग भाजी के भाव बिक रहे होते। शिवाजी ने बेखौफ होकर कहा, आप ये मौत को सामने देखकर बातें बनाने की आदत छोड़ क्यों नहीं देते? हर किसी की अपनी आदत होती है। तुम्हारी दगाबाजी है, मेरी बातें बनाना। राजे ने कहा, इसलिए तलवार मेरे हाथ में है और तुम निशाना बने हो। शिवाजी ने ये सुनकर निडरता से कहा, हम पर निशाना तो तेरे शहंशाह कब से लगा कर बैठे हैं, पर अफसोस हर बार निशाना चूक जाता है। पर इस बार नहीं चूकेगा, बाजी घोरपड़े ने कहा, क्योंकि इस बार तलवार बाजी घोरपड़े के हाथ में है और बाजी घोरपड़े बेहतरीन तलवारबाज है। तू निशाना तो उसी पल चूक गया जब से तूने मुझे मारने के बजाय मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। बाजी घोरपड़े की आंखें चौड़ी हो गई। उसको शिवाजी के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान दिखी। इससे पहले कि वो कुछ समझे, बाजी घोरपड़े के बाएं हाथ पर एक तीर आकर लगा। बाजी घोरपड़े तिलमिला गया। शिवाजी ने तुरंत बाजी घोरपड़े को धक्का मार दिया और जमीन पर गिरा दिया। वो तीर फिरंगोजी ने मारा था। बाजी घोरपड़े जमीन पर गिरकर जरा सा करहाने लगा। उसने कहा, दगाबाज तो तुम भी हो राजे,
पीछे से वार किया। अब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा ही मिलता है। बाजी घोर पड़े। बाजी घोर पड़े तिलमिलाकर खड़े हुए। राजे ने फिरंगोजी और तान्हा जी को इशारा करते हुए कहा, इसे पकड़कर बिस्तर पर बिठाओ और वैद्य को बुलाकर इलाज करवाओ। फिरंगोजी और तान्हा जी हैरान हो गए। वो शिवाजी के पास आए और बोले, ये क्या राजे, इसे मारने के बजाय आप इसका इलाज करवाना चाहते हैं? ये बात सुनकर बाजी घोर पड़े भी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाजी राजे आखिर ये कैसी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी कोई भी तरकीब काम नहीं करेगी राजे, तुम कायर हो ये तय हो गया। इसलिए तुमने मुझ पर सीधा वार करने के बजाय अपने पिट्ठुओं से वार करवाया। शिवाजी बाजी घोरपड़े के पास आए और बोले, तुम समझे नहीं बाजी, हम तुम पर सीधा वार ही करना चाहते हैं, पर वो हम हमारे तरीके से नहीं, तुम्हारे तरीके से करना चाहते हैं। बाजी घोरपड़े को ये बात समझ ही ना आई। आखिर राजे करना क्या चाहते हैं? बाजी घोरपड़े ने मन ही मन ये बात सोचकर राजे से पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? पहले तो तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ। जब तुम पूरी तरह से दुरुस्त हो जाओ तो शाम को तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल ही जाएगा। इतना कहकर शिवाजी वहां से चले गए। तान्हा जी ने वैद्य को बुलाकर बाजी घोरपड़े का इलाज करवाया। बाएं हाथ पर लगा तीर वैद्य ने खींच कर निकाला और उस पर मरहम लगा दिया। बाजी घोरपड़े को जितना दर्द हाथों में हो रहा था, उससे कई ज्यादा दर्द अपने दिमाग में हो रहा था। आखिर राजे चाहते क्या हैं हमसे? ऐसा क्या करने वाले हैं वो शाम को हमारे साथ? ये बात बाजी घोरपड़े को खाए जा रही थी। वैद्य ने बाजी घोरपड़े को कुछ देर आराम करने की हिदायत दी। ये क्या किया आपने राजे? आपने उसे आखिर बचाया क्यों? ताकि हम उसे ठीक तरीके से मार सकें। फिरंगोजी, तानाजी, चिमणाजी, माणकोजी सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। आखिर राजे कहना क्या चाहते थे? हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है राजे, फिरंगोजी ने कहा। आपने वो तो सुना जो हमने बाजी घोरपड़े को कहा? राजे ने सबसे पूछा। हाँ, आपने कहा कि आप उसे उसी की तरह मारना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी भी हम वही कर रहे हैं। बाजी घोरपड़े को उसी की तरह कैसे मारेंगे आप राजे? तान्हा जी ने संजीदगी से पूछा। बाजी घोरपड़े किस चीज में सर्वश्रेष्ठ है? राजे ने पूछा। तलवारबाजी, सबने कहा। तो उसे उसी की तरह हराना हो तो कैसे हराया जा सकता है? राजे ने फिर सवाल खड़ा कर दिया। सब चौंक पड़े। सबको समझ आ गया कि शिवाजी आखिर कहना क्या चाहते थे। क्या आप बाजी घोरपड़े के साथ तलवारबाजी करेंगे? फिरंगोजी को ये पूछते समय रोंगटे खड़े हो गए। राजे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, माफ करना राजे, पर आपकी हर बात सर आंखों पर, किंतु ये बात हमारी समझ से परे है। जिस चीज से हम बचना चाहते हैं, जिस घटना के उस पार निकल जाना चाहते हैं, आप उसी घटना को दोहराना चाहते हैं। तानाजी ने कहा। हाँ, शिवाजी अपनी बात पर कायम रहे। आखिर क्यों राजे? ऐसा क्या हो जाएगा अगर आप इस घटना को नहीं दोहराएंगे? फिरंगोजी से रहा न गया। इतिहास कच्चा रह जाएगा फिरंगोजी, राजे ने कहा। सब सोच में पड़ गए। कल जब सब इस बात को दोहराएंगे, आने वाली पीढ़ी को जब ये पता चलेगा कि शिवाजी राजे मराठा साम्राज्य के बड़े सेवक बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर देश को दुश्मनों से आजाद तो करवाना चाहते थे, लेकिन उसने एक सामान्य तलवारबाज से डरकर उसे पैंतरे से मार दिया। पर राजे, अगर आप जिंदा ही नहीं रहे तो इतिहास क्या बनेगा? वो आपने सोचा है? फिरंगोजी ने हिम्मत कर पूछ लिया। जिंदा रहने का ये अर्थ तो नहीं है कि मरने के बाद सब आपको डरपोक कहें। और हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि हम अभी तक मरने के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप हमारी मौत के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? शिवाजी ने सबको प्रश्न किया। क्योंकि हमें आपकी फिक्र है राजे, तानाजी ने चिंता के स्वर में होते हुए कहा। हम आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ लड़ना चाहते हैं, आपकी सेवा में जीवन समर्पित कर देना चाहते हैं और आप ही के साथ अपना अग्नि संस्कार भी करवाना चाहते हैं। जब आपको ही कुछ हो जाएगा तो हम सब जिंदा लाश बन जाएंगे। तानाजी जरा से भावुक होकर बोले, क्या मेरे साथ इतना वक्त बिताकर आपने सिर्फ मेरे लिए भावुक होना सीखा है? शिवाजी ने एक छोटा सा तंज कसते हुए कहा। आपको क्या लगता है मैं ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ?
क्या मुझे आपकी चिंता नहीं? क्या मैं नहीं चाहता कि मैं भी आपके साथ अपनी चिता पर लेटूं? मैं 1000 बार जीना चाहूंगा ताकि सिर्फ और सिर्फ स्वराज और मेरे मराठा भाइयों के लिए मर सकूं। पर उन 1000 बार में मुझे एक पल भी ऐसा गवारा नहीं जब मेरे ही मराठा भाई मेरी मौत के लिए भावुक हो जाएं। मौत भावुक होने का नहीं, गर्व करने का विषय है, खासकर हम जैसे शूरवीरों के लिए। आपको ये लगता है कि बाजी घोरपड़े से तलवार युद्ध कर मैं अगर मर गया तो, पर यह भी सोचिए कि मैंने अब तक कितनों को मात दी है। कितने ऐसे योद्धा आकर चले गए जिनको मैंने धूल चटाई है। हमने मिलकर धूल चटाई है। क्या आप सब वो भी भूल गए? क्या आपका अब आपके सेनापति पर भरोसा नहीं रहा? ये सुनकर सब अपने घुटनों के बल गिर पड़े। सबको शिवाजी की इस बात से गहरी ठेस पहुंची और साथ ही ग्लानि भी हुई। हमें माफ कर दीजिए राजे, हमारे कहने का अर्थ ये ना था। तानाजी ने कहा, हम ऐसा एक भी पल नहीं सोच सकते जिसमें आपकी मौत लिखी हो। हम चाहते हैं कि जब तक इस देश में देश का एक भी दुश्मन जिंदा है, शिवाजी राजे जिंदा रहने चाहिए, ताकि जो जो भी हिंदुस्तान की एकता पर वार करना चाहता है वो खौफ से ही मर जाए। फिरंगोजी ने उत्तेजना के साथ कहा। शिवाजी फिरंगोजी के पास गए और उन्हें खड़ा करते हुए कहा, आपका मेरे लिए ये लगाव प्राणों का काम करता है फिरंगोजी, पर सिर्फ लगाव से देश नहीं चलता। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद आने वाली सभी पीढ़ियों तक ये बात अंकित हो जाए कि स्वराज से बढ़कर कुछ नहीं, और हमारा आने वाला कल हमारे आज से शुरू होता है और हमारा आज इस पल से। अगर आप चाहते हैं कि शिवाजी राजे आजीवन जिंदा रहने चाहिए तो शिवाजी राजे को एक इंसान नहीं, सोच बनाना होगा। ऐसी सोच जिसे किसी के सहारे की आवश्यकता ना हो, ऐसी सोच जो खुद ही इस देश की रक्षा करे। सबने फिर से घुटनों पर जाकर शिवाजी के सामने सिजदा किया। शिवाजी राजे की जय, शिवाजी राजे की जय। फिरंगोजी ने आकर राजे से कहा, हमें माफ कर दीजिए राजे, आपके लिए हमारा लगाव हमें जरा सा अंधा कर बैठा। आप मेरी चिंता ना करें फिरंगोजी, मैं तभी मरूंगा जब इस देश से गद्दारों की सफाई हो जाएगी। और रही बात बाजी घोरपड़े की, तो हाँ, मैंने उसे तलवारबाजी सिखाई है, पर सारी तलवारबाजी नहीं सिखाई। ये सुनकर सभी के चेहरों पर एक अलग ही चमक आ गई। सारी मराठा सेना में शिवाजी राजे की जय जयकार गूंज उठी। शिवाजी राजे की जय, शिवाजी राजे की जय। पूरा मुधोल एकत्रित हो चला था। शाम का वक्त हो गया था। पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया गया था कि बाजी घोरपड़े और शिवाजी राजे के बीच तलवारबाजी का युद्ध होने वाला है। लोगों में अंदर अंदर बातें भी हो रही थी। अरे, ये शिवाजी ने गलत इंसान से दो दो हाथ करने की सोच ली। बाजी घोरपड़े की तलवारबाजी मतलब आसमानी बिजली का नृत्य, एक पल में कभी इधर तो कभी उधर। अरे तो क्या राजे कम थोड़ी हैं? वो राजे हैं, उनका तो सिर्फ नाम ही काफी है। नाम से क्या होता है? नाम देखकर युद्ध थोड़े जीता जाता है। युद्ध के लिए तो लड़ना पड़ता है। अरे तू देखना, बाजी घोरपड़े शिवाजी का नाम सुनकर ही भाग जाएगा। अरे बावला हो गया है क्या तू? शिवाजी राजे ने खुद ही बाजी घोरपड़े को तलवारबाजी का न्योता दिया है। क्या बात कर रहे हो? फिर तो सोचना ही पड़ेगा कि शिवाजी राजे आखिर बाजी घोरपड़े से जीतेंगे कैसे। नगर के बीचों बीच युद्ध मैदान को तैयार किया गया। एक बड़े से गोलाकार मैदान की मिट्टी में तेल लपोड़कर उसे गाढ़ा बनाया गया। आसपास लोगों को बैठने और देखने के लिए खास खेमे बनाए गए। मैदान के इर्द गिर्द किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया। सारा नगर इस महाखेल को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सब जन इन दो मजबूत खिलाड़ियों को लड़ते हुए पहली बार देखने वाले थे। तभी जोर से बिगुल बजा और शिवाजी राजे का आगमन हुआ। शिवाजी अपने घोड़े पर आते दिखे। सबने चीखें और चिंगाड़े निकालना शुरू कर दिया। लोगों की चीखों को सुनकर ये प्रतीत हुआ कि जैसे वे शिवाजी को यहाँ अचानक आते देख जरा से हैरान हैं। शिवाजी राजे ने आकर मैदान के बीचों बीच स्थान लिया, धरती माँ को स्पर्श किया, एक अंदरूनी प्रार्थना भी की और फिर मिट्टी को मुट्ठी में पकड़कर जोर से हवा में उछाल दी
और चिल्लाया, जय भवानी। एक ही पल में सारा जनादेश साथ बोल उठा, जय भवानी। इसके साथ ही अपने समय का इंतजार कर रहे बाजी घोरपड़े के कानों पर ये जन सैलाब की गूंज पड़ी। वो दंग रह गया। ये आवाम उसकी थी, उसने कमाई थी। उसी आवाम ने शिवाजी राजे के साथ मिलकर कह दिया, जय भवानी। वो सक पका गया। वजीर जी, मेरी तलवार लाओ। लेकिन महाराज, वो काफी वजनदार है, हम जानते हैं, आप हमें मत सिखाओ, बड़ी तलवार लाओ। वजीर जी ने अंदर कमरे में जाकर एक बड़ी सी तलवार लाकर बाजी घोरपड़े के हाथों में रख दी। वो तलवार बाजी घोरपड़े ने खास अपने लिए बनवाई थी। उस तलवार का नाप लगभग भाले जितना लंबा और भाले से 2 गुना वजनदार था। बाजी घोरपड़े ने बख्तर पहना और हाथ में वो बड़ी सी तलवार लिए आ गए मैदान में। बाजी घोरपड़े के आते ही लोगों ने उनके लिए भी चिल्लाना शुरू कर दिया, इसे अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। शिवाजी राजे भी खत्म और उसके साथ उसका मराठा साम्राज्य भी। फिर ख्वास खान हमें इनाम में दिल्ली तक तो पहुंचा ही देंगे। बाजी घोरपड़े ने मन ही मन ये सोचा और शिवाजी राजे, जो कि अपनी तलवार निकालकर तैयारी कर रहे थे, उनकी तरफ दौड़ने लगे। बाजी घोरपड़े ने शिवाजी को तैयार होने का एक मौका न दिया। राजे संभालो, रंगोजी ने चिल्लाया। शिवाजी ने सामने की ओर देखा तो बाजी घोरपड़े एक बड़ी सी तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा है। शिवाजी उस तलवार का आकार देखकर ही दंग रह गए। इससे पहले कि शिवाजी कोई रणनीति सोच पाते, बाजी घोरपड़े उन पर टूट पड़ा। बाजी घोरपड़े ने उस विशाल तलवार से शिवाजी पर वार करना शुरू किया। 2 ही वार में शिवाजी की ढाल टूटकर बिखर गई। राजे संभालो, सारे मराठा सैनिक चिल्ला उठे। बाजी घोरपड़े के सिर पर जैसे खून सवार था। तो मुझे मेरी ही तरह मारना चाहता था ना? ले अब मार शिवाजी, अब मार। बाजी घोरपड़े ने जैसे शिवाजी पर अंधाधुंध तलवार बरसा दी थी। शिवाजी को एक पल भी सोचने का मौका ना दे रहा था बाजी घोरपड़े। मार शिवाजी मार, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मार। बाजी घोरपड़े बोलता जा रहा था और मारता जा रहा था। सबको कुछ ही पलों में पता चल गया, आज शिवाजी राजे का अंतिम दिवस है। शिवाजी राजे को काफी चोटें आ चुकी थी। बाजी घोरपड़े की बड़ी तलवार का शिवाजी के पास कोई जवाब न था। पर शिवाजी को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो लड़ना चाहते। सभी मराठा शिवाजी को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने ये शिवाजी कभी देखे ही ना हो। सब हैरान थे। शिवाजी ने जैसे अपनी हार ही स्वीकार कर ली थी। शिवाजी मौत के कगार पर लड़ रहे थे। क्या शिवाजी इस बार खुद को बचा पाएंगे? जानेंगे अगले एपिसोड में।